मुल्क रूम की शहजादी महजबीन बेहद हसीन थी। उसके चेहरे पर इतनी चमक थी कि जो कोई भी उसके चेहरे की तरफ नजर डालता उसकी नजरें चेहरे से हट ही न सकती थीं। इसलिए शहजादी महजबीन के हुस्न के चर्चे दूर दूर के मुल्कों तक फैले हुए थे। लेकिन शहजादी महजबीन यूं तो बेहद रहमदिल, सखी, बाइखलाक और बहादुर थी, लेकिन उसमें एक ऐसी खामी भी थी जिसकी वजह से मुल्क रूम का हर आदमी हर वक्त खौफ से कांपता रहता था। और वो खामी ये थी कि शहजादी महजबीन मर्दों से सख्त नफरत करती थी। उसने अपने महल में पहरेदार, मुलाजिम सब औरतें रखी हुई थी और उसके पास फरियाद करने के लिए भी सिर्फ औरतें ही हाजिर हो सकती थीं। शहजादी महजबीन जब जंगल में शिकार खेलने जाती तो उसके साथ बहादुर और लड़ाका औरतें होती और उसकी सवारी जहाँ जहाँ से भी गुजरती थी वहाँ रहने वाले हर मर्द को हुक्म था कि वो अपने घर से बाहर ना निकले। दुकानों में मौजूद मर्द भी शहजादी की आमद का सुनकर फौरन छुप जाया करते थे। अगर कोई मर्द शहजादी को नजर आ जाता तो वह फौरन उसे हलाक करवा देती। मर्द को देखते ही उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्से के चिराग जल उठते और यूं महसूस होने लगता जैसे उसकी आंखों से शरारे से निकलने लग गए हों। शहजादी महजबीन साल में सिर्फ एक बार अपने वालिद मुल्क रूम के बूढ़े बादशाह से मिलना गवारा करती थी। इसके अलावा वो किसी मर्द को देखना तक गवारा ना करती थी। उसकी सहेलियां भी उसके सामने किसी मर्द का नाम ना ले सकती थीं, क्योंकि शहजादी इस जुर्म में उन्हें भी कत्ल करवा देती थी। बादशाह रोम ने अपनी बेटी शहजादी महजबीन को समझाने की बेहद कोशिश की, लेकिन शहजादी ने मर्दों से मिलना तो एक तरफ, उन्हें देखने से भी इनकार कर दिया था। चूंकि शहजादी अपने वालिद की अकलौती औलाद थी, इसलिए जाहिर है बादशाह के मरने के बाद उसने ही मुल्क रूम की मलका बनना था। लेकिन उसकी मर्दों से इस हद तक शदीद नफरत की वजह से बादशाह उसके मुस्तकबिल के बारे में हर वक्त सोचता रहता था। उसे मालूम था कि मुल्क की फौज और तमाम आला ओहदों पर मर्द मौजूद हैं। आज तो बादशाह के जिंदा होने की वजह से वो सब खामोश हैं, लेकिन कल बादशाह की वफात के बाद लाजमन उन सब ने मिलकर शहजादी के खिलाफ बगावत कर देनी है और इस तरह वो यकीनन मर्दों के हाथों मारी जाएगी और मुल्क रूम की हुकूमत बादशाह के दुश्मन हासिल कर लेंगे। या अगर रियाया बगावत ना भी करे तो किसी भी हमसाया मुल्क का बादशाह रोम पर हमला कर देगा। और चूंकि फौज मर्दों पर मुश्तमिल है, इसलिए फौज ने मुकाबला करने से इनकार कर देना है, इसलिए रोम पर दुश्मन कब्जा कर लेंगे। बादशाह इस बारे में मुसलसल सोचने की वजह से रोज बरोज ज्यादा बूढ़ा होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई ऐसा हल समझ में ना आता था जिससे वो शहजादी महजबीन की मर्दों से इस बेपनाह नफरत को दूर कर सकता। आखिर उसने तंग आकर इस बारे में वजीर आजम से मशवरा करना मुनासिब समझा। चुनाचे उसने फौरी तौर पर वजीर आजम को अपने खास कमरे में तलब कर लिया। थोड़ी देर बाद जब वजीर आजम बादशाह के खास कमरे में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि बादशाह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा नजर आ रहा था। बादशाह सलामत, आप पर मेरी जान कुर्बान हो। आप तो बेहद परेशान और मुतफक्कर नजर आ रहे हैं। हालांकि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मुल्क में अमन व अमान है, न कहीं बगावत हुई है और न किसी दुश्मन ने मुल्क पर हमला किया है। वजीर आजम ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, हम वाकई बेहद मुतफक्कर और परेशान हैं। वजीर आजम, इस कदर परेशानी है कि हमारी आंखों से नींद उड़ गई है। हमें किसी करवट चैन नहीं आता, इसलिए हमने तुम्हें तलब किया है ताकि तुमसे इस परेशानी के बारे में मशवरा कर सकें। बादशाह ने सर हिलाते हुए कहा, मैं बस सरो चशम खिदमत के लिए हाजिर हूँ बादशाह सलामत। आप अपनी परेशानी मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसका हल निकाल लूंगा। वजीर आजम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, वजीर आजम, मैं अपनी बेटी शहजादी महजबीन की वजह से परेशान हूँ। बादशाह ने कहना शुरू किया और फिर उसने शहजादी के बारे में अपने जहन में पैदा होने वाले तमाम ख्यालात और खदशात वजीर आजम को बता दिए। आपकी परेशानी वजह है बादशाह सलामत। वाकई शहजादी हजूर की मर्दों से बेपनाह नफरत किसी भी वक्त मर्दों की तरफ से बगावत का बाइस हो सकती है, लेकिन बादशाह सलामत आज तक किसी को ये मालूम नहीं हुआ कि आखिर शहजादी मर्दों से इस कदर नफरत क्यों करती है। लोग ये सवाल पूछना तो चाहते हैं, लेकिन रोबे शाही की वजह से किसी में आज तक जुर्रत नहीं हो सकी।
آج آپ نے خود ذکر فرمایا ہے تو میں نے یہ جرأت کر لی ہے۔ وزیر اعظم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہم نے بھی شہزادی سے یہی سوال کیا تھا کیونکہ ہمیں خود بھی اس کی وجہ کا علم نہ تھا۔ اس کے جواب میں شہزادی نے صرف اتنا بتایا ہے کہ بس اس کے دل میں خود بخود مردوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے اور اب ہر مرد اسے خون خوار بھیڑیا نظر آتا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر کوئی وجہ سامنے آ جاتی تو اس وجہ کا توڑ کر کے شہزادی کی نفرت کو دور کیا جا سکتا تھا، لیکن جب کوئی وجہ ہی نہ ہو تو پھر اس کا توڑ کیسے کیا جائے؟ وزیر اعظم نے بھی پریشان ہوتے ہوئے کہا، کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی پڑے گا وزیر اعظم، اسی لیے تو ہم نے تمہیں طلب کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ شہزادی کسی جگہ اس طرح پھنس جائے کہ اس کی جان کو خطرہ پیدا ہو جائے، اور یہ خطرہ بھی کسی عورت کی طرف سے ہو، اور کوئی مرد اپنی جان پر کھیل کر شہزادی کی جان بچائے۔ تبھی شہزادی اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ مرد صرف خون خوار بھیڑیے ہی نہیں ہوتے بلکہ انتہائی بہادر، رحم دل اور دوسروں کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ ہم بھلا اپنی شہزادی کی جان خطرے میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں بھی شہزادی حضور کا ادنا خادم ہوں، اس لیے میں بھی ایسا نہیں چاہوں گا، لیکن اس قسم کا فرضی ماحول تو بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، فرضی ماحول؟ وہ کس طرح؟ بادشاہ سلامت نے چونک کر پوچھا۔ شہزادی حضور شکار کھیلنے تو جاتی رہتی ہے، اس کے ساتھ جانے والی عورتوں کو اعتماد میں لے کر یہ ڈرامہ کھیلا جا سکتا ہے۔ شہزادی کو بے ہوش کر کے ایک خوفناک قسم کی غار میں باندھ کر بٹھا دیا جائے گا، اور پھر ایک بدصورت سی عورت کو جادوگرنی اور ڈائن کے روپ میں وہاں بھیجا جائے گا، جو اس طرح کی حرکات کرے گی جیسے وہ شہزادی کو زندہ چبا جانا چاہتی ہو۔ اس وقت ایک عورت کو مرد شہزادے کے روپ میں غار کے دہانے پر بھیجا جائے گا، جو فرضی طور پر اس ڈائن اور جادوگرنی سے مقابلہ کر کے شہزادی کی جان بچائے گا اور پھر خاموشی سے چلا جائے گا۔ اس کے بعد شہزادی کی پہرے دار عورتیں اسے تلاش کرتی ہوئی وہاں پہنچ جائیں گی اور اسے لے کر محل میں واپس آ جائیں گی، اور اس طرح شہزادی کے ذہن پر لازماً اس مرد کی بہادری کا اثر ہوگا، اور اس طرح کے 2-3 مختلف واقعات کے بعد لازماً شہزادی کے دل سے مردوں کی نفرت دور ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بہت خوب، تم واقعی بے حد عقل مند ہو وزیر اعظم، تمہاری عقل مندی کی داد دیتے ہیں، تمہاری رائے بالکل درست ہے، لیکن اب اس پر عمل درآمد بھی تم نے خود کرنا ہے۔ یہ عمل درآمد اس طرح ہونا چاہیے کہ شہزادی کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے اور شہزادی کے دل سے مردوں کی نفرت بھی دور ہو جائے۔ بادشاہ سلامت نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آپ کی تعریف کا بے حد شکریہ بادشاہ سلامت، آپ قطعاً بے فکر رہیں، انشاءاللہ ہم شہزادی کے دل سے مردوں کی نفرت دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر بادشاہ سلامت سے اجازت لے کر وزیر اعظم واپس چلا گیا۔ اب بادشاہ سلامت کو بڑا اطمینان محسوس ہو رہا تھا، اسے یقین تھا کہ عقل مند وزیر اعظم جلد ہی شہزادی کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ملک مصر کا شہزادہ آصف پورے مصر میں اپنی بہادری اور رحم دلی کی وجہ سے بے حد مشہور تھا، لیکن اس میں ایک خامی تھی، اور وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتا تھا۔ اس لیے وہ ذرا برابر بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے سامنے کسی اور کی خوبصورتی کی تعریف کی جائے، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت۔ ویسے شہزادہ خوبصورت تو تھا، لیکن بہرحال دنیا میں اس سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت مرد اور عورتیں موجود تھیں، لیکن شہزادہ آصف کی بھی ضد تھی کہ وہی دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور وہ اپنی ضد میں اتنا پختہ تھا کہ اگر کوئی غلطی سے بھی اس کے سامنے کسی اور کی خوبصورتی کا ایک جملہ بھی کہہ دیتا تو اسے فوراً قتل کر دیا جاتا۔ اس لیے سب لوگ اس سے بے حد ڈرتے تھے۔ شہزادہ آصف اپنے محل میں دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سب دوست اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے کہ اچانک ایک تاجر نے، جو بھی کچھ روز پہلے ہی ساری دنیا کا سفر کر کے مصر پہنچا تھا، اور اس نے شہزادے کو دنیا کا سب سے خوبصورت ہیرا تحفے میں پیش کیا تھا، اس لیے شہزادے نے خوش ہو کر
उसे अपने दोस्तों में जगह दे दी थी। बोल उठा, शहजादा आसिफ वाकई बेहद खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती में शहजादा आसिफ बहरहाल मुल्क रूम की शहजादी महजबीन से पीछे है। ताजिरजादे की ये बात सुनते ही सारी महफिल में सन्नाटा छा गया। शहजादा भी गुस्से से भड़क उठा। उसने जोर से ताली बजाई तो 2 जिल्लाद फौरन ही कमरे में दाखिल हो गए। इस ताजिरजादे की गर्दन उड़ा दो, इसने हमारी खूबसूरती की तौहीन की है, शहजादे ने गुस्से से चीखते हुए कहा और जिल्लाद तलवारें लहराते तेजी से उस ताजिरजादे की तरफ बढ़े। ठहरो, मैं शहजादे के इस हुक्म के खिलाफ बादशाह सलामत के सामने फरियाद करूंगा, और ये मुल्क मिस्र का कानून है कि अगर कोई फरियाद का ऐलान कर दे तो बादशाह के फैसले से पहले उसे सजा नहीं दी जा सकती। ताजिरजादे ने चीखते हुए कहा और दोनों जिल्लाद अपनी जगह पर ठिठक कर रुक गए, क्योंकि बहरहाल वो भी जानते थे कि ताजिरजादे की बात दुरुस्त है। ठीक है, इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। सुबह ये दरबार में भी अपनी फरियाद पेश करके देख ले। यकीनन बादशाह सलामत हमारे हुक्म को बहाल रखेंगे और फिर भरे दरबार में उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। शहजादे ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और जिल्लाद ताजिरजादे को गिरफ्तार करके कमरे से बाहर ले गए। शहजादे ने महफिल बर्खास्त कर दी और उठकर अपने खास कमरे में आ गया। उसे बार बार ताजिरजादे की बात का ख्याल आ रहा था कि मुल्क रूम के शहजादी महजबीन उससे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन ना आ रहा था, क्योंकि वो तो अब तक यही समझता रहा था कि दुनिया भर में सबसे खूबसूरत सिर्फ वही है, और उसके सारे दोस्त भी हमेशा उसे यही बताते रहते थे कि उससे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। लेकिन आज उस ताजिरजादे ने पूरी महफिल में शहजादी महजबीन को खूबसूरत कहकर उसे इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया था। सोचते सोचते शहजादे को ख्याल आया कि उसे मालूम तो करना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा है भी सही या ताजिरजादे ने झूठ बोला है। उसने जोर से ताली बजाई तो एक दरबान अंदर दाखिल हुआ और शहजादे के सामने पहुंचकर अदब से झुक गया। हुक्म शहजादा हजूर, दरबान ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। वजीर ज़ादा असद को हाजिर करो, शहजादे ने कहा और दरबान सलाम करके वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वजीर ज़ादा असद अंदर दाखिल हुआ और उसने झुककर शहजादे को सलाम किया। आओ बैठो असद, तुम मेरे बड़े गहरे दोस्त हो और तुम्हारी अक्लमंदी पर मुझे फख्र है, शहजादा आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा और असद मुस्कुराता हुआ शहजादे के सामने कुर्सी पर बैठ गया। पहली बात तो ये सुन लो कि आज से तुम मेरे खास दोस्त होगे, इसलिए तुम पर ये शाही आदाब की पाबंदियां ख़त्म की जाती हैं, शहजादे ने कहा। बेहद शुक्रिया शहजादा हजूर, असद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और दूसरी बात ये भी सुन लो कि आज के बाद हम तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मनाएंगे। तुम जो भी कहना चाहो खुलकर कह सकते हो, बिल्कुल बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह। शहजादे ने दूसरा हुक्म सुनाया। आज आखिर ये इतनी नवाजिशात मुझ पर क्यों हो रही हैं? असद ने इस बार वाकई हर किस्म के शाही आदाब को एक तरफ रखते हुए बड़े बेतकल्लुफ लहजे में कहा और शहजादा हंस पड़ा। तुम्हारी बात वजह है, लेकिन मैंने सोचा कि कोई तो ऐसा हो जो मुझसे सच्ची बात कर सके। तुम्हें उस ताजिरजादे के बारे में तो इल्म हो गया होगा। मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ कि क्या उस ताजिरजादे ने वाकई सच बोला है। अगर ये सच है तो फिर आज तक हमारे सामने झूठ क्यों बोला जाता रहा है? शहजादा आसिफ ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। शहजादा सलामत, आपने अच्छा किया कि मुझ पर शाही पाबंदियां हटाकर मुझसे बात की, वरना मेरा भी जवाब यही होता कि आप दुनिया भर में सबसे खूबसूरत हैं, क्योंकि हर शख्स इस शाही आदाब की वजह से ऐसा कहने पर मजबूर है। लेकिन सच बात यह है कि असल खूबसूरती चेहरे की नहीं होती बल्कि किरदार और इखलाक की होती है। अगर आप बहादुर, रहमदिल, सखी और मजलूमों की इमदाद करने वाले हैं तो फिर चाहे आपका चेहरा कैसा ही क्यों ना हो, आप खूबसूरत हैं। और अगर आप में ये सिफात नहीं हैं तो फिर चाहे आपका चेहरा कितना ही हसीन क्यों ना हो, आप खूबसूरत नहीं कहला सकते। जहाँ तक मुल्क रूम की शहजादी महजबीन का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। ताजिरजादे ने सिर्फ उसके हुस्न के चर्चे सुनकर ऐसी बात कह दी है और मेरी दरख्वास्त है कि आप उस ताजिरजादे को रिहा कर दें, क्योंकि कम से कम उसकी इस बात की वजह से आपको सच और झूठ के दरमियान फ़र्क का पता तो चला।
वजीर ज़ादा असद ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, बिल्कुल ठीक, तुम्हारी राय बहुत ठीक है, शहजादे ने कहा, और उसके साथ ही उसने जोर से ताली बजाई तो दरवाजे के बाहर मौजूद दरबान अंदर आकर अदब से झुक गया। जाकर जेल खाने के सरदार को हमारा हुक्म सुना दो कि हमने ताजिरजादे की सजा माफ कर दी है, उसे इज्जत और एहतराम के साथ जेल से रिहा कर दिया जाए। शहजादे ने कहा और दरबान सलाम करके वापस मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। अब असद, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये क्यों कहा कि मैं शहजादी महजबीन से ज्यादा खूबसूरत हूँ? क्या तुमने शहजादी महजबीन को देखा हुआ है? शहजादा आसिफ ने दरबान के जाते ही वजीर ज़ादा असद से मुखातिब होकर कहा, शहजादा सलामत, मैं तो क्या आज तक किसी ने भी शहजादी महजबीन को नहीं देखा, क्योंकि वो मर्दों से शदीद नफरत करती है और कोई मर्द उसके सामने नहीं आ सकता क्योंकि वो उसे फौरन कत्ल करा देती है। वैसे ये बात सारी दुनिया में मशहूर है कि शहजादी महजबीन बेहद हसीन है, उसके चेहरे पर ऐसी चमक है कि जो उस पर नजरें डालता है फिर नजरें हटा नहीं सकता। और शायद इस बात को सुनकर ताजिरजादे ने भी ये बात कह दी थी कि वो आपसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैं उसे इसलिए आपसे कम खूबसूरत कह रहा हूँ कि आप तो औरतों से नफरत नहीं करते, जबकि वो मर्दों से नफरत करती है, और जिसके दिल में किसी के लिए भी नफरत हो वो खूबसूरत कैसे हो सकता है? वजीर ज़ादा असद ने जवाब दिया तो शहजादा आसिफ का चेहरा चमक उठा। बहुत खूब, तुम वाकई बेहद अक्लमंद हो। वाकई मुझे अब समझ आ गई है कि असल खूबसूरती क्या होती है। ठीक है, आज से मैं कोशिश करूंगा कि अपना किरदार और इखलाक इससे भी ज्यादा बेहतर कर लूं ताकि मैं और ज्यादा खूबसूरत हो सकूं। लेकिन वजीर ज़ादा असद, ये शहजादी महजबीन आखिर मर्दों से क्यों नफरत करती है? इसकी वजह क्या है? शहजादा आसिफ ने कहा। इसका जवाब तो आज तक किसी को नहीं मिल सका। असद ने जवाब दिया। नहीं, उसे वजह बतानी पड़ेगी, हम खुद जाकर उससे पूछेंगे। शहजादा आसिफ ने कहा। क्या फायदा हजूर, वो मर्दों के सामने तो आती ही नहीं, वो जब हमसे मिलेगी नहीं तो फिर हम उससे कैसे बात कर सकते हैं? असद ने कहा। तो क्या वो अपने महल से बाहर ही नहीं निकलती? शहजादा आसिफ ने पूछा। अरे नहीं, वो शिकार खेलने की बेहद शौकीन है, उसका ज्यादातर वक्त शिकार में ही गुजरता है, लेकिन जिस जंगल में वो शिकार खेलने जाती है वहाँ मर्दों का दाखिला बंद हो जाता है और उसके साथ भी बड़ी माहिर लड़ाका औरतें होती हैं। असद ने जवाब दिया। हम जरूर चलेंगे और जहाँ वो शिकार खेलेगी हम वहाँ छुप जाएंगे, फिर देखेंगे कि वो हमारा क्या बिगाड़ लेती है। उसे बताना ही पड़ेगा कि वो क्यों मर्दों से नफरत करती है। हम मर्द होकर ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई औरत, चाहे वो शहजादी महजबीन ही क्यों ना हो, बगैर किसी वजह के मर्दों से नफरत करे। शहजादा आसिफ ने फैसला कुन लहजे में कहा। लेकिन शहजादा सलामत, मुल्क रूम तो मिस्र से बहुत दूर है, हमें बड़ा तवील सफर तय करना होगा। असद ने परेशान होते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम तय कर लेंगे, बस तुम और मैं ताजरों के भेस में जाएंगे, इस तरह हम ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर कर सकेंगे। शहजादा आसिफ ने कहा। और अब वजीर ज़ादा असद मजबूर हो गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि शहजादा आसिफ जिस बात पर अड़ जाए वो आखिर पूरा करके ही रहता है। ठीक है शहजादा हजूर, जैसे आपका हुक्म, मैं तैयार हूँ, वजीर ज़ादा असद ने जवाब दिया। और शहजादा आसिफ खुशी से उछल पड़ा। बहुत खूब, तुम वाकई मेरे सबसे ज्यादा गहरे दोस्त बनने के लायक हो। मैं जब बादशाह बनूंगा तो मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें ही वजीर आजम बनाऊंगा। जाओ, रात को तैयारी करो, हम कल सुबह रवाना हो जाएंगे। शहजादा आसिफ ने असद को बेइख्तियार गले से लगाते हुए कहा और असद मुस्कुराता और खुश होता हुआ शहजादे के खास कमरे से बाहर निकल गया। मुल्क का वजीर आजम बन जाना वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी थी और वजीर ज़ादा असद जानता था कि शहजादा अपने वादे का पक्का है, अब वो हर सूरत में उसे ही वजीर आजम बनाएगा। यही सोचता हुआ वो अपने महल की तरफ बढ़ गया। सुर्ख रंग के तख्त पर सुर्ख रंग का लिबास पहने एक बदसूरत और बड़े से चेहरे वाली औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा उसके जिस्म की निस्बत से ज्यादा बड़ा था। हालांकि वो एक औरत थी, लेकिन उसका चेहरा मर्दाना लगता था। उसके गहरे स्याह बाल उसके कांधों से भी नीचे तक लटके हुए थे और सर पर इंतहाई कीमती हीरों से जड़ा हुआ सोने का एक खूबसूरत हार ताज के से अंदाज में बांध रखा था। उसके जिस्म पर जर्द रंग का लिबास था
जिस पर उसने सुर्ख रंग की शाल ओढ़ रखी थी। उसके सामने के 2 दांत इतने बड़े थे कि जैसे भाले हों। नाक की चोंच आगे की तरफ बढ़ी हुई थी। उसके हाथों के नाखून काफी से ज्यादा बड़े हुए थे, लेकिन उसने इन नाखूनों पर बाकायदा सुर्ख रंग लगाया हुआ था। वो जिस तख्त पर बैठी हुई थी उसके सामने एक बड़ा सा सफेद रंग का गोला पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी तवज्जो गोले की बजाय दरवाजे की तरफ थी। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक लंबा तड़ंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी कमर के दोनों तरफ लंबी लंबी तलवारें लटकी हुई थीं और उसकी बड़ी बड़ी मूंछों ने उसके चेहरे को बेहद डरावना बना दिया था। मलका बुलंद बख्त की खिदमत में सिपा सालार हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आने वाले ने झुककर बड़े मुद्दबाना लेकिन गरजदार आवाज में कहा, आओ बैठो सिपा सालार, हमने तुम्हें इसलिए तलब किया है कि हम अपनी हुकूमत की हदूद को और ज्यादा वुसअत देना चाहते हैं। तख्त पर बैठी हुई बड़े चेहरे वाली औरत ने, जिसे आने वाले ने मलका बुलंद बख्त कहा था, सख्त लहजे में कहा और सिपा सालार खामोशी से उसके तख्त के सामने बड़े मुद्दबाना अंदाज में फर्श पर बैठ गया। हुक्म फरमाए मलका हजूर, हमने किस मुल्क को फतह करना है? सिपा सालार ने इस तरह कहा जैसे किसी भी मुल्क को फतह कर लेना उसके लिए कोई बात ही ना हो, सिर्फ मलका के हुक्म की देर हो। हम मुल्क रूम को फतह करना चाहते हैं। वो बहुत बड़ा मुल्क है और हम चाहते हैं कि मुल्क रूम पर हमारी हुकूमत हो। मलका बुलंद बख्त ने बड़े गूंजदार लहजे में कहा और मुल्क रूम का नाम सुनकर सिपा सालार बुरी तरह चौंक पड़ा। मुल्क रूम? मगर मलका हजूर, मुल्क रूम पर तो आपका जादू नहीं चल सकता। जादू देवता ने पहले ही मना कर दिया था कि आप मुल्क रूम में हमला न करेंगी, क्योंकि वहाँ का बादशाह बेहद रहमदिल और सखी है। आपका जादू सिर्फ इसी मुल्क पर चलता है जहाँ का बादशाह जालिम हो। सिपा सालार ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे मालूम है सिपा सालार, लेकिन मैंने इतनी बड़ी फौज इसलिए तो नहीं पाल रखी कि मैं बस जादू के जोर से दुश्मन फौज को बेबस कर दूं और तुम इत्मीनान से उन्हें कत्ल करते जाओ। तुम्हें लड़ना भी तो चाहिए। जाओ, जाकर मुल्क रूम की फौज से लड़ो और मेरे लिए मुल्क रूम को फतह करो। बुलंद बख्त ने, जो कि दरअसल एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, गुस्से से चीखते हुए कहा, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं मलका हजूर, लेकिन मुल्क रूम के पास बेशुमार फौज है, लाखों की तादाद में। वो हम सबको खत्म कर देगी और जब आपकी सारी फौज खत्म हो जाएगी तो फिर आपको मलका कौन कहेगा? सिपा सालार ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ भी हो, हम मुल्क रूम में हर सूरत में फतह करना चाहते हैं। मलका ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मलका हजूर, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? सिपा सालार ने डरते डरते कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? हमने तुम्हें जान की अमान दे दी। मलका ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा, मलका हजूर, जरूरी नहीं कि मुल्क ताकत या जादू के जरिए फतह किए जाएं, मुल्क अकल के जरिए भी फतह किए जा सकते हैं। सिपा सालार ने कहा तो मलका चौंक कर उसे देखने लगी। कमाल है, तुमने ऐसी बात कही है कि मुझे शक होने लग गया है कि तुम सिपा सालार की बजाय कोई फिलासफर हो। मलका ने हैरत भरे लहजे में कहा, आपका खादिम हूँ मलका आलिया, बहरहाल मैंने गलत नहीं कहा। सिपा सालार ने सर झटकते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मलका ने होंठ चुबाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने जोर से ताली बजाई। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और 2 मुसल्ले दरबान अंदर दाखिल हुए। सिपा सालार हैरत बल्कि कदरे खौफ ज़दा अंदाज में सब कुछ देख रहा था। जामोश को हाजिर करो, मलका ने दरबानों से कहा और दरबान तेजी से सलाम करके वापस मुड़ गए। सिपा सालार सर झुकाए खामोश बैठा हुआ था। वैसे उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से धड़कने लगा था, क्योंकि जामोश उसका नाइब था और जामोश को बुलाने का मकसद जाहिर है खतरनाक ही हो सकता था। लेकिन वो इसलिए कदरे मुतमईन था कि मलका ने उसे जान की अमान दे रखी थी और सिपा सालार जानता था कि मलका हर सूरत में अपना वादा पूरा करती है। चंद लम्हों बाद एक और लंबी लंबी मूंछों वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने दोनों पहलुओं से खंजर लटका रखे थे। हुक्म मलका आलिया, खादिम जामोश हाजिर है। जामोश ने अंदर दाखिल होते ही रकू के बल झुकते हुए कहा, जामोश, हम सिपा सालार आरिश को उसके ओहदे से माजूल करते हैं और उसकी जगह तुम्हें अपनी फौज का सिपा सालार मुकर्रर करते हैं। आरिश से सिपा सालार वाली तलवारें लेकर अपने पहलुओं पर बांध लो। मलका ने चीखते हुए अंदाज में कहा, खादिम आपकी
इस नवाजिश पर हमेशा एहसान मंद रहेगा। जामोश ने मुसरत भरे लहजे में कहा, जबकि आरिश का रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया। उसके तसव्वुर में भी ना था कि मलका उसे इस तरह ओहदे से माजूल करके जामोश को सिपा सालार बना देगी। अब उसकी मौत यकीनी हो गई थी, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने जरा भी चूं चरा की तो फिर मौत इंतहाई इबरतनाक हो जाएगी। इसलिए वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने खुद ही अपने पहलुओं से बंधी हुई दोनों तलवारें उतार कर बड़े मुद्दबाना अंदाज में मलका के पैरों में रख दी और खुद 2 कदम पीछे हटकर सीने पर हाथ बांधकर सर झुकाए खड़ा हो गया। उठाओ तलवारें जामोश, मलका ने तेज और करख्त लहजे में कहा, और जामोश ने आगे बढ़कर तलवारें उठाई और फिर उन्हें अपने पहलुओं में बांधकर उसने फौजी अंदाज में मलका को सलाम किया। सिपा सालार जामोश, अब मेरा हुक्म सुनो। आरिश चूंकि अब फौज में नहीं रहा, इसलिए उसकी मूंछें भी नहीं होनी चाहिए। और सुनो, मैंने आज से आरिश को अपना खास मुशीर मुकर्रर कर दिया है, और तुम जानते हो कि मलका के खास मुशीर का रुतबा सिपा सालार से बड़ा होता है, इसलिए मुशीर आरिश को सलाम करो। मलका ने कहा तो आरिश का जर्द पड़ता हुआ चेहरा यकलख्त खिल उठा। उसी लम्हे जामोश ने फौजी अंदाज में आरिश को सलाम किया। मुशीर आरिश, तुम जाओ और अपनी मूंछें मूंड दो। और सुनो, मुशीर हमेशा अक्लमंद होते हैं, इसलिए उनके सर भी गंजे होते हैं। सिर्फ सर के पहलुओं पर छोटे छोटे बाल होते हैं और उनके जिस्म पर वर्दी नहीं होती, बल्कि लंबा चोगा होता है। इसलिए जाओ और मूंछें मूंड दो, सर गंजा कराओ और फिर मुशीरों वाला लिबादा पहनकर दोबारा हाजिर हो जाओ। मलका ने कहा और आरिश ने सर झुकाकर सलाम किया और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम भी जाओ, मलका ने हाथ का इशारा करते हुए जामोश से कहा और जामोश भी सलाम करके वापस चला गया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद जब आरिश दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो उसका हुलिया बिल्कुल ही बदला हुआ था। उसके जिस्म पर लंबा गहरे सुर्ख रंग का लिबादा था, मूंछें साफ थीं और सर गंजा था। बहुत खूब, अब तुम वाकई मुशीर लग रहे हो। और सुनो, हम सही आदमी को सही जगह पर रखते हैं। तुम अक्लमंद हो, इसलिए तुम्हें मुशीर होना चाहिए। बैठो, मलका ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा और आरिश सलाम करके तख्त के सामने कालीन पर मुद्दबाना अंदाज में बैठ गया। हाँ, अब बताओ, मुल्क रूम को अकल से कैसे फतह किया जा सकता है? मलका ने मुस्कुराते हुए कहा। मलका आलिया, आप जादू जानती हैं और ये भी ठीक है कि जादू देवता के हुक्म के मुताबिक मुल्क रूम पर आपका जादू नहीं चल सकता, लेकिन बात पूरे मुल्क रूम की है, किसी एक इंसान की नहीं है। मुल्क रूम के बादशाह की एक ही बेटी है, शहजादी महजबीन, जो अक्सर शिकार खेलने के लिए दूर वीरान इलाकों में निकल जाती है। वो चूंकि मर्दों से शदीद नफरत करती है, इसलिए उसके साथ लड़ाका औरतों की फौज होती है। आप ऐसा करें कि उस शहजादी पर जादू करके उसका जहन अपने काबू में कर लें। इस तरह शहजादी जब जहनी तौर पर आपके काबू में आ जाएगी तो आप उसे हुक्म देकर उसके जरिए बादशाह को मजबूर कर दें कि वो आपसे शादी करे। इस तरह आप खुद ब खुद मुल्क रूम की मलका बन जाएंगी। फिर बादशाह को मार दिया जाएगा और शहजादी को कैद कर दिया जाएगा और आप मुल्क रूम की कानूनी और जायज़ मलका बन जाएंगी। इस तरह मुल्क रूम आप फतह कर लेंगी और जादू देवता को भी कोई एतराज़ ना होगा। आरिश ने कहा तो मलका खुशी से उछल पड़ी। ओह, तुम तो वाकई बेहद अक्लमंद हो। ठीक है, हम तुम्हारे ओहदे में तरक्की करते हैं, अब तुम हमारे वजीर आजम होगे। मलका ने खुशी से उछलते हुए कहा और आरिश की आंखों में मुसरत के चिराग से जल उठे। मलका ने सामने पड़े हुए गोले पर हाथ फेरा और फिर उसने चीख चीख कर बोलना शुरू कर दिया। मलका बेदार बख्त का हुक्म सुनो, जामोश को सिपा सालार बना दिया गया है और आरिश को वजीर आजम, और जब मलका मुल्क से बाहर जाएगी तो वजीर आजम आरिश पीछे सरदार होगा। सबको उसका हुक्म इस तरह मानना होगा जैसे मलका का हुक्म माना जाता है। वजीर आजम आरिश के शायान शान महल फौरन तामीर किया जाए। मलका ने चीख कर कहा और साथ ही उसने गोले पर हाथ फेर दिया। तुमने बेहद अक्लमंदाना मशवरा दिया है, मैं अभी से इस मशवरे पर अमल करने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। अब तुम जा सकते हो, मलका ने कहा और आरिश ने उठकर शाही अंदाज में सलाम किया और फिर तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गया। शहजादी महजबीन अपनी खास लड़ाका औरतों के साथ शिकार खेलती फिर रही थी कि एक सुनहरे रंग के हिरन को देखकर वो खुशी से उछल पड़ी। हिरन बेहद खूबसूरत था,
شہزادی نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھ آنے والی عورتوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے گھوڑا دوڑا کر اکیلی اس ہرن کی طرف بڑھنے لگی۔ ہرن اسے دیکھتے ہی کلانچے بھرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی چاہتی تو تیر مار کر بھی اسے ہلاک کر سکتی تھی، لیکن ہرن اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ اسے مارنے کی بجائے زندہ پکڑنا چاہتی تھی، اس لیے وہ گھوڑا دوڑاتی ہوئی اس کے پیچھے رہی۔ ہرن جنگل سے نکل کر ایک ویران سے علاقے میں پہنچ گئی، لیکن شہزادی نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اسے معلوم تھا کہ آخرکار یہ معصوم جانور تھک کر کہیں نہ کہیں گر پڑے گا اور وہ اسے آسانی سے پکڑ لے گی۔ اس ویران علاقے میں جگہ جگہ بڑی بڑی غاریں تھیں اور پھر ہرن دوڑتا ہوا ایک غار کے اندر داخل ہو گیا اور اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی نے اپنا گھوڑا اس غار کے دہانے کے قریب جا کر روکا اور تیزی سے نیچے اتری اور پھر ہرن کے پیچھے اس بڑی اور خوفناک سی غار میں داخل ہو گئی۔ غار کا ایک حصہ اوپر سے ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے وہاں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ جیسے ہی شہزادی غار کے اندر داخل ہوئی، اچانک اس کے سر پر جیسے قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ کوئی چیز عقب سے اس کے سر پر ماری گئی تھی اور شہزادی زوردار ضرب لگتے ہی نیچے گری اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ فرش پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں بازو اس کی پشت پر رسی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کی ٹانگیں بھی رسی سے بندھی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی حیرت سے اٹھ کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ یک لخت غار کے اس ٹوٹے ہوئے حصے سے ایک خوفناک سی آواز سنائی دی اور شہزادی نے اٹھتے ہوئے اس طرف دیکھا تو جیسے وہ حیرت اور خوف کے مارے بت بن کر رہ گئی۔ غار کے اس ٹوٹے ہوئے حصے میں ایک خوفناک عورت کا چہرہ اسے نظر آ رہا تھا، جس کا چہرہ بہت بڑا تھا۔ اس کے بال لمبے تھے، جسم پر زرد رنگ کا لبادہ تھا اور اس کے سر پر انتہائی قیمتی ہیروں کا ہار سا بندھا ہوا تھا۔ وہ اپنے لمبے لمبے دانت نکالے چیخ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کیے ہوئے تھے جیسے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے ابھی شہزادی مہاجبین کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گی۔ شہزادی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ چونکہ بے حد بہادر تھی اس لیے وہ خوف زدہ تو نہ ہوئی، لیکن بندھی ہوئی ہونے کی وجہ سے وہ بری طرح بے بس ہو گئی تھی۔ ارے یہ کیا؟ اچانک غار کے دہانے سے کسی مرد کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور مرد کی آواز سنتے ہی شہزادی کے ہونٹوں پر نفرت کی لکیر نمودار ہوئی۔ وہ چاہتی تو آسانی سے گردن موڑ کر دہانے کی طرف دیکھ سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ مردوں سے نفرت کرتی تھی اس لیے اس نے جان بوجھ کر دہانے کی طرف نہ دیکھا۔ اسی لمحے وہ دیونی نما چڑیل عورت اس ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر آ گئی۔ ہا ہا ہا، میں تمہیں کھا جاؤں گی، اس خوفناک عورت نے ڈراؤنے انداز میں چیخ کر کہا اور پھر وہ تیزی سے فرش پر بندھی پڑی شہزادی مہاجبین پر جھپٹی۔ خبردار، رک جاؤ، اسی مرد کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے ایک لمبا تڑنگا خوبصورت آدمی اچھل کر اندر آ گیا۔ اس کے سر پر تاج تھا اور لباس سے بھی وہ کسی ملک کا شہزادہ لگتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تلوار پکڑ رکھی تھی۔ اوہ تم مجھے مارو گے؟ ٹھیک ہے، پہلے میں تمہارا خاتمہ کرتی ہوں، اس چڑیل نما عورت نے چیخ کر کہا اور اس شہزادے پر جھپٹی۔ لیکن شہزادہ تیزی سے ایک طرف ہٹا اور پھر اس نے انتہائی ماہرانہ انداز میں اس چڑیل پر تلوار کا وار کیا، لیکن وہ چڑیل بھی تیزی سے ایک طرف ہٹی، لیکن اس کے بازو پر تلوار کا زخم آ گیا اور پھر وہ بری طرح چیختی ہوئی واپس ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف دوڑی اور شہزادہ بھی تلوار لہراتا اس کے پیچھے دوڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں ہی غار کے اس ٹوٹے ہوئے حصے سے باہر غائب ہو گئے۔ اب باہر سے اس چڑیل کے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور پھر یک لخت یہ آوازیں بھی ختم ہو گئیں۔ چند لمحوں بعد پتھروں پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی اور وہی خوبصورت شہزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ تو کوئی جادوگرنی تھی، میں نے جب اسے شدید زخمی کر دیا تو وہ غائب ہو کر فرار ہو گئی ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ میں عین وقت پر پہنچ گیا، تمہاری جان اس ڈائن سے بچ گئی۔ میں مصر کا شہزادہ آصف ہوں، میں ایک سفارتی مشن پر نکلا ہوا ہوں اور یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے اس خوفناک عورت کو غار کے اندر جاتے دیکھا تو حیران ہو کر یہاں آ گیا۔ تم یقیناً شہزادی مہاجبین ہو کیونکہ تم بے حد خوبصورت اور حسین ہو، اور میں نے سن رکھا ہے کہ دنیا میں شہزادی مہاجبین سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ شہزادی مہاجبین کو مردوں سے بلا وجہ نفرت ہے۔
हालांकि मर्द इंतहाई बहादुर, रहम दिल और सखी होते हैं। मर्द तो औरतों के मुहाफिज होते हैं। बहरहाल ये तुम्हारी अपनी सोच है, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच बदलने का तो नहीं कह सकता। मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ। बाहर मेरा घोड़ा मौजूद है। जब तक तुम अपने पैरों पर बंधी हुई रस्सियां खोलोगी, मैं यहाँ से दूर पहुंच चुका हूँगा। शहजादा आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर उसने बैठी हुई शहजादी महजबीन के पुश्त पर बंधे हुए हाथों को खोलना शुरू कर दिया। हाथ खोलकर शहजादा आसिफ तेजी से उठा। अच्छा, सलाम शहजादी महजबीन, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेजी से दौड़ता हुआ गार के दहाने से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद बाहर से घोड़े की टापों की आवाज बुलंद हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती हुई गायब हो गई। मर्द औरतों के मुहाफिज होते हैं। अगर मैं बंधी हुई ना होती तो फिर देखती कि मर्द कैसे मुहाफिज होते हैं। शहजादी ने नफरत भरे अंदाज में होंठ सुकेड़ते हुए कहा और फिर उसने जल्दी से अपने पैरों पर बंधी हुई रस्सियां खोलना शुरू कर दी। रस्सियां खोलकर वो उठी और फिर तेज तेज कदम उठाती गार से बाहर आ गई। उसका घोड़ा अभी तक एक मैदानी जगह पर मौजूद घास चरता फिर रहा था। हिरन तो न जाने कहाँ चला गया था और अब उसके पीछे भागना भी फजूल था। इसलिए शहजादी महजबीन घोड़े की तरफ बढ़ गई। उसी लम्हे उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी और वो ये आवाजें सुनकर तेजी से मुड़ी, लेकिन दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार नमूदार हो गए, क्योंकि उसे दूर से अपनी साथी औरतें आती दिखाई दे रही थीं। और जब तक शहजादी अपने घोड़े पर सवार हुई, औरतें घोड़े दौड़ाती हुई उस तक पहुंच गईं। शहजादी हजूर, आप बहुत दूर निकल आई थी, वो हिरन पकड़ा गया? एक औरत ने तेजी से घोड़े को आगे बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, वो तो कहीं गायब हो गया, अलबत्ता एक हैरत अंगेज चक्कर में फंस गई थी, शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने शुरू से आखिर तक सारी कहानी उन्हें सुना डाली। ओह, ये तो बहुत गजब हो गया। वो मर्द आपके सामने आने के बावजूद जिंदा बचकर निकल गया। हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। सारी औरतों ने बैक जुबान होकर कहा। छोड़ो, अब बचकर निकल गया है तो जाने दो, शहजादी ने कहा और सारी औरतें शहजादी के इस खिलाफ तवक्को जवाब पर हैरत से एक दूसरे को देखने लगीं, क्योंकि ये जवाब वाकई शहजादी महजबीन की तबीयत के बिल्कुल खिलाफ था। वरना वो तो पागलों की तरह उस मर्द को तलाश करने का हुक्म दे देती और जब तक वो उसे मरवा न डालती किसी सूरत में भी उसे चैन ना आ सकता था। लेकिन अब वही शहजादी कह रही थी कि छोड़ो, जाने दो, आपकी मर्जी शहजादी साहिबा। मेरे ख्याल में हिरन यहीं कहीं छुपा हुआ होगा, उसे तलाश किया जाए, एक औरत ने कहा। नहीं, अब हमारा दिल शिकार से उचाट हो गया है, अब हम वापस शाही महल जाएंगे, शहजादी ने कहा और फिर उसने तेजी से घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। शाही महल में पहुंचकर शहजादी सीधी अपने कमरे में पहुंच गई और उसने किसी को भी कमरे में आने से मना कर दिया। वो एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नजरों में बार बार शहजादा आसिफ का चेहरा घूम जाता। ये मुझे क्या हो गया है? मैं आखिर क्यों उस मर्द के बारे में सोच रही हूँ? ठीक है, वो खूबसूरत है तो क्या हुआ? मुझे मर्दों से नफरत है, शदीद नफरत। मर्द जालिम होते हैं, सख्त मिजाज होते हैं, शहजादी ने बड़बड़ाते हुए कहा और कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगी। लेकिन शहजादा आसिफ का चेहरा बार बार उसकी नजरों में घूम जाता। मुझे उसे कत्ल करा देना चाहिए था, तब मेरी जान छूटती। ठीक है, मैं उसे कत्ल करा दूंगी, बिल्कुल ठीक है। वो मुझ पर अपनी बहादुरी का रौब जमा रहा था, मैं खुद अपने हाथों से उसे कत्ल कर दूंगी, अपने हाथों से, शहजादी ने आखिरकार फैसलाकुन लहजे में कहा और फिर तेजी से बिस्तर की तरफ बढ़ गई। वो चूंकि खासी थकी हुई थी, इसलिए अब कुछ देर सोकर आराम करना चाहती थी। शहजादा आसिफ और वजीरजादा असद ताजरों के भेस में सफर करते करते आखिरकार मुल्क रूम में पहुंच ही गए। मुल्क रूम की सरहद में दाखिल होकर वो दोनों काफिले से अलहदा होकर दारुल हुकूमत की तरफ चल पड़े, क्योंकि उस काफिले ने जिसके साथ वो दोनों मिस्र से सफर करते हुए आए थे, यहाँ सरहदी शहर में एक हफ्ते तक पड़ाव करना था और जाहिर है शहजादा आसिफ और वजीरजादा असद को वहाँ खामखा एक हफ्ता बेकार पड़े रहने से कोई फायदा न था। और अब चूंकि वो मुल्क रूम में पहुंच चुके थे जहां हर तरफ अमनो अमान था, इसलिए उन्होंने अकेले ही सरहद से दारुल खिलाफा तक, जहां शहजादी महजबीन का महल था, सफर करने का इरादा किया और वो दोनों घोड़े दौड़ाते हुए उस तरफ को बढ़ने लगे। एक आदमी ने उन्हें सरहदी शहर से रवाना होते वक्त बता दिया था कि अगर वो सड़क के जरिए सफर करते हुए गए
तो उन्हें दारुल खिलाफा तक पहुंचने में 2 रोज लग जाएंगे, जबकि वो अगर एक वीरान पहाड़ी इलाका और जंगल से गुजर कर जाएं तो चंद घंटों में वहां पहुंच सकते हैं। चुनाचे शहजादा आसिफ और वजीरजादा असद ने जल्द अज जल्द पहुंचने के लिए यही रास्ता मुंतखब किया और फिर उसी आदमी से पूछकर वो उसी इलाके में आगे बढ़ने लगे। वो दोनों इस वीरान इलाके में बातें करते हुए घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता चलाते आगे बढ़े जा रहे थे कि यकलख्त एक तरफ से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे किसी औरत को हलाक किया जा रहा हो। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तेजी से घोड़ों का रुख उधर मोड़कर वो उन्हें भगाने लगे। चीखों की आवाजें उसी तरफ से आ रही थीं। दूसरे लम्हे वो एक बड़ी सी गार के सामने पहुंच गए। चीखों की आवाजें उस गार के अंदर से ही आ रही थीं। दोनों ने घोड़े गार के धाने पर रोके और उछलकर घोड़ों से नीचे उतरे और फिर तलवारें निकालकर वो एक दूसरे के पीछे भागते हुए गार के अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही वो यकलख्त ठिठक कर रुक गए, क्योंकि उनके सामने एक अजीब सा मंजर मौजूद था। एक इंतहाई खूबसूरत औरत गार के फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके ऊपर एक और औरत झुकी हुई थी। ये बज़ाहिर तो औरत थी, लेकिन देखने में कोई दीवानी लगती थी। उसने फर्श पर पड़ी हुई औरत के बाल दोनों हाथ में पकड़े हुए थे और उन्हें बुरी तरह झंझोड़ने के साथ साथ किसी अजीब सी जबान में कुछ बड़बड़ा रही थी, जबकि वो औरत मुसलसल चीखें मार रही थी। लेकिन ये बात हैरत अंगेज थी कि उसका जिस्म हरकत ना कर रहा था। खबरदार, रुक जाओ, कौन हो तुम? शहजादा आसिफ ने चीखते हुए कहा तो उस दीवानी ने सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें गहरी हो रही थीं और वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसने उन्हें कोई जवाब ना दिया। हट जाओ, मैं कह रहा हूँ, छोड़ो उसके बाल। शहजादा आसिफ ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, मगर उस दीवानी नुमा औरत ने जब बाल ना छोड़े तो शहजादा आसिफ को बेहद गुस्सा आया। उसने तेजी से तलवार उस औरत के सर पर घुमाई। वो उसे डराना चाहता था, लेकिन वो औरत अपने काम में मुसलसल लगी हुई थी। मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, छोड़ो उसके बाल। मैं मिस्र का शहजादा आसिफ हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। शहजादा आसिफ को भी बेहद गुस्सा आया और उसने चीखते हुए कहा। उसने अपने मुतालिक इसलिए बताया था कि उस औरत पर रोब पड़ सके, लेकिन जब वो दियोनी नुमा औरत ने कोई परवाह ना की तो शहजादा आसिफ ने शदीद गुस्से के आलम में तलवार का वार पूरी कुव्वत से उस दियोनी नुमा औरत पर किया। लेकिन दूसरे ही लम्हे शहजादा आसिफ और उसके पीछे खड़े हुए वजीरजादा असद के लिए इंतहाई हैरत अंगेज साबित हुआ, जब अचानक दोनों ही औरतें गायब हो गईं। और ये दोनों गायब उस वक्त हुईं जब शहजादा आसिफ की तलवार उस दियोनी नुमा औरत की गर्दन से टकराई। अब गार बिल्कुल खाली थी। ये क्या इसरार है? कौन थी ये? शहजादा आसिफ ने हैरत भरे लहजे में वजीरजादा असद की तरफ इस तरह देखते हुए कहा जैसे उन दोनों को गायब करने में उसके ख्याल के मुताबिक वजीरजादा असद का ही हाथ हो। मेरे ख्याल में दोनों ही जादूगरनियां थीं। वजीरजादा असद ने जवाब दिया। नहीं, कम अज कम वो औरत जो फर्श पर पड़ी चीख रही थी जादूगरनी नहीं हो सकती। वो बेपनाह खूबसूरत थी। तुमने उसके चेहरे पर चमक देखी थी? ऐसा लगता था जैसे चेहरा ना हो, चमकता हुआ चांद हो। मेरी तो नजरें ही ना हट रही थी, शहजादा आसिफ ने कहा और उसकी बात सुनकर वजीरजादा असद चौंक पड़ा। ओह, अगर आपने भी यही बात देखी है जो मैंने देखी है तो फिर ये औरत लाजमन उस मुल्क रूम की शहजादी महजबीन थी। मेरी नजरें भी उसके चेहरे से ना हट रही थीं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो। लेकिन अब आपने भी यही बात की है तो फिर लाजमन यही बात है, वजीरजादा असद ने कहा तो इस बार हैरत से उछलने की बारी शहजादा आसिफ की थी। शहजादी महजबीन का नाम सुनकर वाकई शहजादा आसिफ उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शहजादी महजबीन और यहाँ गार में, और फिर वो गायब क्यों हो गई? शहजादा आसिफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिलहाल तो आपके इस सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये वाज़िया निशानी शहजादी महजबीन की है कि उसके चेहरे पर इतनी चमक है कि जो मर्द नजरें डालता है फिर नजरें नहीं हटा सकता। वजीरजादा ने जवाब दिया। वैसे ये सब कुछ इस कदर हैरत अंगेज है कि कोई बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही। आओ चलें, अब यहाँ खाली गार में कब तक खड़े रहेंगे? शहजादा आसिफ ने कहा और फिर तलवार न्याम में डालकर वो गार से बाहर निकल आया। वजीरजादा असद भी उसके साथ था। दोनों घोड़ों पर सवार होकर दोबारा दारुल खलाफा की तरफ बढ़ने लगे।
उस वीरान इलाके के बाद एक बड़ा जंगल आता था। उस जंगल के इख्तिताम पर दारुल खलाफा की हदूद शुरू हो जाती थी। दारुल खलाफा पहुंचकर उन दोनों ने एक सराय में क़याम किया और वहां उन्होंने अपने नाम तो दुरुस्त लिखवाए, लेकिन साथ ही अपने आप को मिस्र का ताजिर लिखवाया। सराय बहुत अच्छी और साफ सुथरी थी, इसलिए उन्हें यहाँ के कमरे भी खासे पसंद आए। चूंकि वो दोनों थक चुके थे, इसलिए खाना खाकर वो सोने के लिए कमरों में लेट गए। लेकिन शहजादा आसिफ को थकावट के बावजूद नींद न आ रही थी। उसकी आंखों में वो चीखने वाली औरत की शक्ल बार बार आ जाती, जिसे वजीरजादा असद शहजादी महजबीन बता रहा था। अगर वो वाकई शहजादी महजबीन थी तो फिर शहजादा आसिफ को शहजादी महजबीन पसंद आ गई थी, और अब वो बिस्तर पर लेटा यही सोच रहा था कि किसी तरह वो शहजादी महजबीन के दिल से मर्दों के बारे में नफरत का जज्बा निकाल ले, तब तो उसे शादी का पैगाम दिया जा सकता था। अभी वो यही बातें सोच रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और शहजादा दस्तक की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। कौन है? शहजादे ने उठकर बैठते हुए पूछा। मैं सराय का मालिक हूँ जनाब, बादशाह सलामत के 2 आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। बाहर से सराय के मालिक की मौदबाना आवाज सुनाई दी तो शहजादा आसिफ और भी हैरान हो गया कि बादशाह सलामत को कैसे इल्म हो गया कि वो ताजिर नहीं शहजादा है। ओह, क्या ये मुल्क रूम जादूगरों का मुल्क है? यहाँ सब कुछ ही हैरत अंगेज है। शहजादा आसिफ हैरत भरे लहजे में बड़बड़ाया और फिर उठकर उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। बाहर वाकई सराय के मालिक के पीछे दरबारी लिबास पहने हुए 2 आदमी मौजूद थे। अंदर आ जाइए, शहजादा आसिफ ने एक तरफ हटते हुए कहा और सराय का मालिक और दोनों आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने झुककर शहजादा आसिफ को सलाम किया। बादशाह सलामत, आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, हम आपको अपने साथ लेने आए हैं। उनमें से एक ने झुककर बड़े मोदबाना अंदाज में कहा, लेकिन हम तो परदेसी ताजिर हैं, हमारा बादशाह सलामत से क्या ताल्लुक हो सकता है? शहजादा आसिफ ने हैरान होकर कहा, ये तो हमें मालूम नहीं, सिर्फ इतना हुक्म दिया गया है कि हजरत जी की सराय में जो 2 नए नौजवान ताजिर आए हैं उन्हें बादशाह सलामत का सलाम दिया जाए। आने वाले ने एक बार फिर मुद्दबाना लहजे में कहा, ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं, हमारे साथी को भी बुला लीजिए। शहजादा आसिफ ने सर हिलाते हुए कहा, मैं उन्हें ले आता हूँ हजूर। सराय के मालिक ने कहा और तेजी से कमरे से बाहर चला गया। आप बाहर हमारा इंतजार करें, हम तैयार होकर अभी आते हैं, शहजादे ने आने वालों से कहा और वो सर झुकाकर सलाम करते हुए कमरे से बाहर चले गए। और शहजादे ने सफर का लिबास उतारकर थैले में से नया लिबास पहना, कमर से तलवार बांधी और बादशाह से मिलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन बहरहाल ये नया लिबास भी ताजरों जैसा ही था, शहजादों जैसा नहीं था, लेकिन था कीमती और खूबसूरत। उसी लम्हे वजीरजादा असद भी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हैरत थी। ये बादशाह सलामत हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? असद ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब ये तो मिलने पर ही मालूम हो सकेगा, फिलहाल क्या कहा जा सकता है? शहजादा आसिफ ने जवाब दिया, मुझे अब यकीन आ गया है कि वो लड़की जिसे आपने उस दियोनी से बचाया था वो वाकई शहजादी महजबीन थी, और यहाँ लाजमन बादशाह के जासूस हर जगह घूमते फिरते हैं जिन्होंने ये इत्तला बादशाह सलामत तक पहुंचा दी। वजीरजादा असद ने शहजादा आसिफ से कहा तो वो हंसने लगा, तुम्हें तो ख्वाब में भी अब शहजादी महजबीन ही नजर आने लगी है। शहजादा आसिफ ने हंसते हुए कहा, आप अब मुझ पर हंस रहे हैं, हंस लीजिए, लेकिन वहां जाकर आपको खुद इल्म हो जाएगा। वैसे एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे? वजीरजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारी किसी बात से नाराज हो जाऊंगा? जब मैंने तुम्हें अपना दोस्त कह दिया है तो फिर नाराजगी की क्या बात हो सकती है? शहजादा आसिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप तो मुझे कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब में भी शहजादी महजबीन नजर आ रही है, लेकिन मैंने आपकी आंखों में शहजादी महजबीन के लिए जो चमक देखी है उसने मुझे बता दिया है कि आप शहजादी महजबीन को पसंद करने लगे हैं। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि बहरहाल शहजादी महजबीन मर्दों से शदीद नफरत करती है। वजीरजादा असद ने मुस्कुराते हुए कहा और शहजादा कहकहा मारकर हंस पड़ा। लेकिन वजीरजादा देख रहा था कि उसकी बात सुनकर शहजादे के चेहरे पर अनोखी सी चमक आ गई है। अब चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि बादशाह सलामत ज्यादा देर इंतजार करके
कहीं नाराज ही ना हो जाएं और हम दोनों किसी कैद खाने में फंसा दिए जाएं। शहजादा आसिफ ने कहा, अरे नहीं, रूम का बादशाह इंतहाई रहम दिल और सखी है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता, इसलिए कतन बेफिक्र रहें। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ कि हम पहली बार बादशाह सलामत से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। रिवाज के मुताबिक हमें बादशाह की खिदमत में तोहफा पेश करना होगा और हो सकता है वहाँ शहजादी महजबीन से भी मुलाकात हो जाए, तो उसकी खिदमत में भी तोहफा पेश करना होगा। वजीरजादा असद ने कहा तो शहजादा आसिफ चौंक पड़ा। ओह वाकई, हमें तो इसका ख्याल ही नहीं रहा। वैसे तुम फिक्र ना करो, मिस्र से आते हुए हमें इस बात का ख्याल था, इसलिए हम चंद नायाब हीरे अपने साथ ले आए थे, शहजादा आसिफ ने कहा। और फिर उसने अपने थैले में से 2 खूबसूरत मखमली डिब्बियां निकाली और उन्हें जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद वो बग्घी पर सवार शाही महल की तरफ जा रहे थे। शहजादी महजबीन की हालत देखने वाली थी। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था, आंखों से शोले निकल रहे थे और उसकी सहेलियां और खादमाएं जो उस कमरे में मौजूद थीं, खौफ से कांप रही थीं। आखिर हमें किस तरह इतने पहरे में से उठाकर वहां गार में ले जाया गया? किसने गद्दारी की है? हमें लाजमन बेहोश किया गया था, वरना हम इतनी दूर तक कैसे पहुंच सकती थीं? शहजादी ने गुस्सीले लहजे में कहा। शहजादी हजूर, यहाँ किसी को भी आपके जाने का इल्म नहीं हो सका, ना ही कोई गैर अंदर आया और ना गया। आपको तो बस शाही बाग की बाहर की दीवार के पास लेटे हुए देखा गया, इससे ज्यादा तो किसी को नहीं मालूम। एक सहेली ने डरते डरते कहा। हम यहाँ बिस्तर पर सो रही थी कि बस अचानक हमारी आंख खुली तो हम एक खौफनाक गार के फर्श पर पड़ी हुई थी और एक बड़े चेहरे वाली औरत हम पर झुकी हुई थी। उसने हमारे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए थे, हमारा जिस्म हरकत भी नहीं कर सकता था और हमें यूं महसूस हो रहा था जैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलती जा रही हो। फिर अचानक यके बाद दीगरे 2 मर्द अंदर दाखिल हुए। उनमें से जो आगे था उसने उस देवनी पर तलवार से वार किया तो हमारी आंखें यकदम बंद हो गईं और फिर जब हमारी आंख खुली तो हम शाही महल की दीवार के पास मौजूद थीं और तुम सब हम पर झुकी हुई थीं। बोलो, ये सब कैसे हो गया? शहजादी महजबीन ने पैर पटकते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि कोई इसकी बात का जवाब दे सकता, अचानक एक मुसल्ले औरत अंदर दाखिल हुई और उसने झुक कर शहजादी को सलाम करते हुए बादशाह सलामत की आमद की खबर दी। बादशाह के आने की खबर सुनकर कमरे में मौजूद तमाम औरतें दूसरे दरवाजे से बाहर चली गईं और थोड़ी देर बाद बूढ़ा बादशाह अंदर दाखिल हुआ तो शहजादी अपने वालिद के सामने अदब से झुक गई। जीती रहो शहजादी, तुम्हारे मुतल्लिक हमें इत्तला मिल गई थी और तुमने हमें जो तफसील बताई थी कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसकी खबर भी मिल गई थी और हमारे आदमियों ने हमें ये खबर भी पहुंचा दी है कि जिन 2 नौजवानों के बर वक्त उस गार में पहुंचने की वजह से तुम्हारी जान बच गई है, वो यहाँ हजरत जी की सराय में मौजूद थे। हमने उन्हें फौरन अपने महल में तलब कर लिया है ताकि उन्हें इनाम दिया जा सके। हमारा ख्याल है कि इस मुलाकात के वक्त अगर पर्दे के पीछे तुम भी बनफ्से नफीस मौजूद रहो तो उनकी वाकई इज्जत अफजाई होगी। इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि तुम्हें अपने साथ ले जाएं, क्योंकि वो दोनों नौजवान किसी भी लम्हे पहुंचने वाले हैं। बादशाह ने कहा, बादशाह सलामत, हम पर्दा तो नहीं करती, इसलिए हम अगर जाएंगी तो पर्दे के पीछे क्यों बैठें? हम आपके साथ बैठेंगी। लेकिन हमें एक बात की अब तक समझ नहीं आई कि हमारे साथ 2 बार ऐसा वाकया पेश आ चुका है और हर बार हमें बचाने के लिए वही आदमी आया और हर बार हम पर हमला करने वाली वही औरत थी। आखिर ये क्या राज है? शहजादी ने उलझे हुए लहजे में कहा। 2 बार? क्या मतलब? हम समझे नहीं। बादशाह ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में चौंक कर पूछा और शहजादी ने उनके सामने हिरन का ताक़ुब करते हुए गार में जाने वाला और फिर अपने साथ पेश आने वाला वाकया तफसील से सुना दिया। ओह, शिकार में तो अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन तुम कह रही हो कि वो औरत और मर्द दोनों हर बार एक ही थे। ये बात हमारी समझ में भी नहीं आई। बादशाह ने हैरान होकर कहा, आपको मालूम है हम मर्दों से शदीद नफरत करती हैं, इसलिए अगर इन वाकयात के अलावा और कोई बात हुई होती तो हम कभी उन नौजवानों के सामने ना जाती। लेकिन अब हम जरूर जाएंगी और उनसे पूछेंगी कि ये सारा चक्कर क्या है। शहजादी ने सर हिलाते हुए कहा और बादशाह ने भी सर हिला दिया। ठीक है, तुम तैयार रहना,
जब ये दोनों आएंगे हम तुम्हें इत्तला भेज देंगे। बादशाह ने कहा और फिर वापस मुड़ गए। शहजादी उन्हें अपने कमरे के दरवाजे तक छोड़ने आ गई और फिर वापस मुड़ गई। चंद लम्हे वो अकेली कमरे में टहलती रही और सोचती रही। फिर उसने जोर से ताली बजाई तो दरवाजे में से एक मुसल्ला औरत अंदर दाखिल हुई और शहजादी के सामने झुक गई। हुक्म शहजादी साहिबा, मुसल्ला औरत ने बड़े अदब से कहा। बूढ़ी अम्मा से कहो कि हम उनसे फौरन मिलना चाहती हैं, शहजादी ने कहा और मुसल्ला औरत सलाम करके कमरे से बाहर चली गई। शहजादी उस बूढ़ी अम्मा का बेहद लिहाज करती थी। ये मुल्क रूम की सबसे बूढ़ी औरत थी और कहा जाता है कि ये किसी ज़माने में बहुत बड़ी जादूगरनी थी। लेकिन फिर अल्लाह के किसी नेक आदमी से उसकी मुलाकात हुई और उसने उस पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसके जादू का उस नेक आदमी पर कोई असर ना हुआ। तो वो बेहद हैरान हुई, जिस पर उस नेक आदमी ने उसे बताया कि जादू वगैरह सब शैतान के हरबे हैं और जो अल्लाह का नेक बंदा हो उस पर शैतान के इन हरबों का कोई असर नहीं होता और जादू करने वाले मर्दों और औरतों का ठिकाना जहन्नुम होता है। तो उस बूढ़ी अम्मा ने जादू से हमेशा के लिए तौबा कर ली और फिर उस नेक आदमी ने उससे शादी कर ली और ये बूढ़ी अम्मा भी उस नेक आदमी से शादी के बाद बेहद इबादत गुजार और नेक हो गई। और बूढ़ी अम्मा ने इतनी इबादत की और इतनी नेकी की कि अल्लाह ताला ने उसे जादू से भी बड़ी ताकतें अदा कर दी। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उन ताकतों को हमेशा लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। फिर उनका शौहर फौत हो गया और वो अकेली रह गईं, तो जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगीं। फिर वो बेहद बूढ़ी हो गईं और जंगल में उन्हें पानी पिलाने वाला भी कोई ना रहा। तो एक रोज शहजादी शिकार खेलते हुए वहां पहुंच गई और जब उसे सारी बात का इल्म हुआ तो वो बूढ़ी अम्मा को साथ लेकर अपने महल में आ गई। और अब बूढ़ी अम्मा उसके महल के एक कोने में रहती थी जहां बेशुमार कनीजें उसकी खिदमत करती थीं। बूढ़ी अम्मा हमेशा शहजादी को दुआएं देती रहती थी और शहजादी को भी जो मुश्किल या परेशानी होती वो भी बूढ़ी अम्मा के पास पहुंच जाती और बूढ़ी अम्मा उसकी सारी परेशानी दूर कर देती। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और बूढ़ी अम्मा लाठी टेकती हुई अंदर दाखिल हुई। आओ बूढ़ी अम्मा, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। हम आज बेहद परेशान हैं, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ आने की तकलीफ दी है, वरना हम खुद वहीं तुम्हारे पास आ जाती। शहजादी ने बूढ़ी अम्मा का बाजू पकड़कर उसे एक कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, कोई बात नहीं शहजादी हजूर, मुझे आपकी खिदमत करके दिली खुशी होती है। आप फरमाएं, आपको क्या परेशानी है? बूढ़ी अम्मा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और शहजादी ने उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए उसे दोनों वाकये तफसील से बता दिए। बूढ़ी अम्मा खामोशी से बैठी शहजादी की बात सुनती रही। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। काफ़ी देर तक वो इसी तरह आंखें बंद किए बैठी रही। फिर उसने आंखें खोली तो उसकी बूढ़ी आंखों में अनोखी चमक थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। शहजादी साहिबा, जो कुदरत के कानून को बदलने की कोशिश करता है, हालात खुद ब खुद उसके खिलाफ होने लगते हैं। ये एक असूल है। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? हम तुम्हारी बात समझ नहीं सकी। शहजादी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, शहजादी साहिबा, हमें मालूम है कि आपको मर्दों से शदीद नफरत है और जिसकी ज़बान पर किसी मर्द का नाम आ जाए आप उसको फ़ौरन कत्ल करा देती हैं, जबकि ये कानून कुदरत के खिलाफ है कि किसी से बगैर किसी वजह के नफरत की जाए। चुनाचे अब अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा करने शुरू कर दिए हैं कि आपकी ये नफरत ख़त्म हो जाए और आप भी कानून कुदरत के मुताबिक अपनी आइंदा ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अभी उसमें बेपनाह मुश्किलें और परेशानियां मौजूद हैं। लेकिन ये मुश्किलें और परेशानियां आपके लिए नहीं हैं, बल्कि आपकी खातिर उन्हें कोई दूसरा बर्दाश्त करेगा। बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया और शहजादी हैरत भरे अंदाज में पलकें झपकाती रह गई। उसकी समझ में बूढ़ी अम्मा की एक बात भी नहीं आई। आप ये कैसी पहेलियां बुझवा रही हैं? हमारी समझ में तो आपकी बातें नहीं आ रही। आप खुलकर बात करें। शहजादी ने उलझे हुए लहजे में कहा, अगर आप नाराज ना होने का वादा करें तो मैं खुलकर सारी बात बता दूं। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बूढ़ी अम्मा, हम आपकी दिल से इज्जत करती हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई बात करो और हम नाराज हो जाएं? तुम खुलकर बात करो। तुमने तो अपनी बातों से हमें मजीद उलझा दिया है। शहजादी ने सर हिलाते हुए कहा, शहजादी साहिबा, पहले वाक़ये की हकीकत तो ये है कि आपकी मर्दों से नफरत दूर करने के लिए बादशाह सलामत ने वज़ीर आज़म के मशवरे से एक ड्रामा खेला।
हिरन सिधाया हुआ था। वो आपको साथ लेकर उस गार में गया जहाँ एक औरत ने आपको डराया, जबकि दूसरी औरत ने एक मर्द का भेष बदल कर आपकी जान बचाई। इस सारे ड्रामे का मकसद सिर्फ इतना था कि इस तरह मुख्तलिफ ड्रामे करके आपके जहन से मर्दों के लिए नफरत दूर की जा सके, क्योंकि बादशाह सलामत आपकी तरफ से बेहद परेशान हैं और रियाया में भी इसी वजह से बड़ी बेचैनी फैली हुई है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ओह तो ये बात है, तो ये सारा ड्रामा था। लेकिन दूसरा वाकया? शहजादी ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। अब आइए दूसरे वाकये की तरफ। यहाँ से कुदरत का खेल शुरू हुआ है। मुल्क मिस्र का शहजादा आसिफ अपने आप को दुनिया में सबसे हसीन समझता था और जो उसके सामने किसी और की खूबसूरती की तारीफ कर देता उसे कत्ल करा दिया जाता। इसलिए डर के मारे सब लोग शहजादे आसिफ की खूबसूरती की तारीफें ही करते रहते। लेकिन एक रोज उसके नए दोस्त ने सारी महफिल के सामने आपका नाम लेकर कहा कि आप शहजादा आसिफ से ज्यादा हसीन हैं। इस पर शहजादा आसिफ गुस्से से भड़क उठा। उसने इस आदमी को कैद खाने में डाल दिया, लेकिन चूंकि ये सारा खेल कुदरत का था, इसलिए बावजूद उस आदमी के कैद में चले जाने के शहजादा आसिफ के दिल में आपका ख्याल बार बार आने लगा। चुनाचे उसने अपने दोस्त वजीरजादा असद को बुलाया, जिसे अल्लाह ने बेहद अकल दी है। उसने शहजादे को बताया कि आप वाकई बेहद हसीन हैं और आपके हुस्न के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। लेकिन उसके साथ ही उसने ये भी बता दिया कि आप मर्दों से शदीद नफरत करती हैं, लेकिन किसी को इसकी वजह का इल्म नहीं है। इस पर शहजादा आसिफ बेहद हैरान हुआ और फिर उसने फैसला कर लिया कि वो आपके मुल्क में आकर आपसे मर्दों से नफरत की वजह मालूम करेगा और उस नफरत को दूर कर देगा। दूसरे वाक़े में जिस नौजवान ने आपको उस द्योनी नुमा औरत से बचाया था वो मिस्र का शहजादा आसिफ था। उसके साथ वजीरजादा असद था। दोनों ताजरों के भेष में यहाँ आए हैं। बूढ़ी अम्मा ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन बूढ़ी अम्मा, दोनों बार बचाने वाले की शक्ल एक ही थी, ये कैसे मुमकिन हो गया? शहजादी ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसी को तो कुदरत के खेल कहते हैं। जिस औरत ने मर्दों का भेष बदला, इत्तेफाक से उसने शहजादा आसिफ वाली शक्ल बना ली। हालांकि उसने शहजादा आसिफ को कभी ना देखा था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक खूबसूरत शहजादा बनना था, इसलिए उसकी शक्ल शहजादा आसिफ से मिल गई। क्योंकि ये बात तो तय है कि जिस तरह औरतों में आप सबसे ज्यादा हसीन हैं, इसी तरह मर्दों में शहजादा आसिफ सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, लेकिन बूढ़ी अम्मा, दोनों बार मुझ पर हमला करने वाली औरतों की शक्लें भी एक जैसी थीं। और दूसरी बात यह कि आपने अब तक ये नहीं बताया कि मैं यहाँ बिस्तर पर लेटे लेटे वहाँ गार में कैसे पहुँच गई। और चलो, पहली बार तो ड्रामा था, लेकिन दूसरी बार मुझ पर हमला करने वाली कौन थी और उसने क्यों हमला किया? शहजादी महजबीन ने पूछा। ये इस खेल का तीसरा हिस्सा है। मुल्क रूम के करीब एक वीरान इलाका है जहाँ एक जादूगर मलका की हुकूमत है। उस जादूगर मलका का नाम बेदार बख्त है। उसने छोटे छोटे इलाके जादू के जोर पर फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल किए हुए हैं। फिर उसके दिल में रूम की मलका बनने का शौक चुराया तो उसने अपने सिपा सालार को हुक्म दिया कि मुल्क रूम पर हमला करके मुल्क रूम पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन उसका सिपा सालार बेहद अक्लमंद आदमी था। उसने जादूगर मलका को बताया कि चूंकि मुल्क रूम का बादशाह इंतहाई सखी, हमदर्द और नेक है, इसलिए जादू देवता ने मुल्क रूम पर हमले से मना किया हुआ है और मुल्क रूम पर मलका बेदार बख्त का जादू भी नहीं चल सकता। वरना पहले वो यही करती थी कि जिस मुल्क पर उसने हमला करना होता था उसकी फौज को जादू के जोर से बेहिस कर देती थी और फिर आसानी से उस फौज से हमला कराकर उस मुल्क पर कब्जा कर लेती थी। लेकिन मुल्क रूम पर वाकई उसका ये दाव ना चल सकता था और चूंकि उसकी फौज बेहद छोटी थी, इसलिए वो मुल्क रूम की फौज का लड़कर मुकाबला ना कर सकती थी। उसके अक्लमंद सिपा सालार ने उसे एक और रास्ता बताया कि वो अकल की मदद से मुल्क रूम पर कब्जा करे। उसने बताया कि मुल्क रूम की शहजादी महजबीन ख्वामखा मर्दों से नफरत करती है, इसलिए अगर मलका बेदार बख्त वहां जाकर शहजादी महजबीन पर जादू करके उसके जिस्म पर कब्जा करे तो वो खुद शहजादी महजबीन बन जाएगी। मलका बेदार बख्त को इल्म नहीं है कि जादू का तोड़ अल्लाह ताला ने मर्दों की तलवार यानी बहादुरी में रखा हुआ है। बहादुरी से हर जादू को तोड़ा जा सकता है, इसलिए मर्दों की तलवार को जादू शिकन कहा जाता है। बहरहाल वो मलका बेदार बख्त यहाँ आई। उसने जादू को जोर से आपको यहाँ
بستر سے اغوا کیا، لیکن اس کا جادو چونکہ لمبے فاصلے تک کام نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو جادو کے زور سے یہاں بستر سے اغوا کر کے شاہی محل کے دیوار کے باہر منگوا لیا۔ اس کے بعد وہیں سے آپ کی روح کو جادو کے زور پر ایک ویران غار میں لے گئی۔ آپ جسمانی طور پر شاہی محل کی دیوار کے پاس پڑی تھیں، لیکن آپ کی روح بالکل آپ کی ہم شکل تھی، غار میں پہنچ گئی۔ اور یہ جادو کا قانون ہے کہ جب روح کو لے جایا جاتا ہے تو باقی رہنے والا جسم کسی کو نظر نہیں آتا، بلکہ وہ روح بھی دیکھنے والے کو اصل جسم نظر آتا ہے۔ غار میں لے جا کر ملکہ بیدار بخت نے آپ پر جادو شروع کر دیا۔ وہ آپ کی روح پر قبضہ کر کے خود شہزادی مہاجبین کا روپ دھارنا چاہتی تھی تاکہ بادشاہ کو قتل کر کے ملک روم پر قبضہ کرے۔ چونکہ آپ مردوں سے نفرت کرتی ہیں، اس لیے ظاہر ہے مرد آپ کی مدد کے لیے آگے نہ آئیں گے۔ اس طرح ملکہ بیدار بخت کا جادو کام کرتا رہے گا اور وہ ملک روم کی بھی ملکہ بن جائے گی۔ لیکن جب وہ آپ کے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑے آپ پر قبضہ کر رہی تھی تو آپ کی روح نے تکلیف کی وجہ سے چیخنا شروع کر دیا۔ انہی چیخوں کی وجہ سے تو وہ آپ کو ویران جگہ پر لے گئی تھی تاکہ کوئی چیخیں سن کر آپ کی مدد کو نہ آ سکے۔ لیکن یہ قسمت کی بات ہے کہ عین اسی لمحے شہزادہ آصف اور اس کا دوست وزیر زادہ اسد وہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ کی چیخیں سن کر وہ دونوں غار میں پہنچے اور آپ کو بچانے کے لیے شہزادہ آصف نے ملکہ بیدار بخت پر تلوار کا وار کیا۔ جیسے ہی تلوار کا وار ہوا، ملکہ بیدار بخت کا جادو ختم ہو گیا۔ آپ کی روح آپ کے جسم میں پہنچ گئی اور ملکہ بیدار بخت واپس اپنی سلطنت میں۔ جیسے ہی آپ کی روح آپ کے جسم میں پہنچی، آپ کا جسم نظر آنے لگ گیا۔ اس طرح وہاں موجود آپ کی محافظ عورتوں کو آپ نظر آ گئیں اور وہ آپ کو اٹھا کر یہاں لے آئیں۔ ادھر بادشاہ سلامت کو بھی اس واقعے کی اطلاع مل گئی۔ اب یہ قدرت کا کھیل ہے کہ جس وقت شہزادہ آصف نے ملکہ بیدار بخت پر تلوار کا وار کیا تھا، عین اسی وقت بادشاہ کا ایک جاسوس بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے چھپ کر ایک سوراخ سے یہ سارا واقعہ دیکھا اور پھر وہ شہزادہ آصف اور وزیر زادہ اسد کے پیچھے چھپ کر چلتا ہوا شہر میں آیا۔ اور جب یہ دونوں حضرت جی کی سرائے میں ٹھہر گئے تو اس نے جا کر بادشاہ کو سارے واقعے کی اطلاع دے دی۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ آپ کو شاید یہ دونوں تاجر اغوا کر کے لے گئے تھے، لیکن بادشاہ نے فوراً شاہی نجومی سے اصل معاملہ معلوم کیا تو شاہی نجومی نے ساری بات بتا دی۔ اس طرح بادشاہ کو علم ہو گیا کہ یہ دونوں بے قصور ہیں، اور اگر شہزادہ آصف بر وقت اس ملکہ بیدار بخت پر تلوار کا وار نہ کرتا تو وہ آپ پر قبضہ کر لیتی۔ چنانچہ بادشاہ سلامت نے ان دونوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انہیں طلب کیا اور آپ کو بھی مجبور کیا کہ آپ بھی ان سے ملیں۔ بوڑھی اماں نے رک رک کر اور آہستہ آہستہ پوری تفصیل بتا دی اور شہزادی مہاجبین کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اسے خواب میں بھی ان سارے واقعات کی توقع تک نہ تھی۔ اوہ بوڑھی اماں، یہ تو انتہائی خطرناک باتیں ہیں۔ وہ بدبخت ملکہ تو پھر بھی وار کرے گی، پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ ہمیں ان حملوں سے بچائیں۔ شہزادی مہاجبین نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شہزادی صاحبہ، کھیل ہی دوسرا شروع ہو گیا ہے۔ ملکہ بیدار بخت کو شہزادہ آصف پر بے حد غصہ ہے کہ اس نے اس کا جادو خراب کر دیا ہے، لیکن چونکہ وہ جادو دیوتا سے چھپ کر یہ کام کر رہی تھی، اس لیے مرد کی تلوار لگتے ہی نہ صرف اس کا جادو ٹوٹ گیا ہے بلکہ وہ 7 دنوں تک جادو سے بھی محروم ہو گئی ہے۔ لیکن اس غصے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہزادہ آصف کو پسند بھی کرنے لگی ہے۔ اس لیے اب اس نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ 7 دنوں بعد وہ شہزادہ آصف کو اغوا کرے گی اور پھر شہزادہ آصف کے سامنے 2 باتیں رکھے گی کہ یا تو شہزادہ آصف اس سے شادی کر لے یا پھر وہ شہزادہ آصف کو مار ڈالے گی۔ بوڑھی اماں نے کہا، تو کیا شہزادہ آصف اس سے شادی پر تیار ہو جائے گا؟ شہزادی مہاجبین نے چونک کر پوچھا، لیکن اس کے لہجے میں ہلکے سے غصے کے آثار موجود تھے، جیسے اسے شہزادہ آصف کے ملکہ بیدار بخت کے ساتھ شادی کی بات پسند نہ آئی ہو۔ اب یہ فیصلہ تو شہزادہ آصف نے کرنا ہے۔ بوڑھی اماں نے غور سے شہزادی مہاجبین کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہرگز نہیں، ہم شہزادہ آصف کو کبھی اس بدبخت ملکہ سے شادی نہیں کرنے دیں گی، شہزادی مہاجبین نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور بوڑھی اماں ہلکے سے انداز میں ہنس پڑی۔ شہزادی حضور، آپ کا بھلا شہزادہ آصف سے کیا تعلق؟ ویسے بھی آپ مردوں سے نفرت کرتی ہیں، آپ کو تو اس معاملے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ بوڑھی اماں نے
मुस्कुराते हुए कहा, ओह हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा वाकई उससे क्या ताल्लुक है, लेकिन फिर भी हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। शहजादी महजबीन ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा और बूढ़ी अम्मा मुस्कुरा दी। एक बात आखिर में बता दूं, मुझे यकीन है कि आप नाराज ना होंगी। शहजादा आसिफ आपको पसंद करने लगा है, वो आपसे शादी का भी ख्वाहिशमंद है। बूढ़ी अम्मा ने हाथ में पकड़ी हुई लाठी पर जोर देकर उठते हुए कहा, ओह उसकी ये जुर्रत, हम उसे कत्ल करा देंगी, हम मर्दों से शदीद नफरत करती हैं। शहजादी ने बड़े गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और खामोशी से सलाम करके दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शहजादा आसिफ और वजीरजादा असद को शाही महल के एक खूबसूरत कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया और उन्हें बताया कि थोड़ी देर बाद उन्हें बादशाह सलामत के हजूर पेश कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें वहां जब बैठे बैठे काफी देर हो गई और बादशाह सलामत से उनकी मुलाकात ना हो सकी तो शहजादा आसिफ को गुस्सा आने लगा। हमें वापस चलना चाहिए, ये हमारी तौहीन है, शहजादा आसिफ ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। शहजादा हजूर, आप इस वक्त एक ताजिर के रूप में हैं, मिस्र के शहजादे के रूप में नहीं, इसलिए आपका गुस्सा बेजा है। वजीरजादा असद ने मुस्कुराते हुए कहा तो शहजादे ने सर हिला दिया। उसका गुस्सा ठंडा हो गया था। थोड़ी देर बाद चौबदार ने आकर इत्तला दी कि बादशाह सलामत ने उन्हें मुलाकात की इजाजत दे दी है और फिर वो उन दोनों को अपने साथ लेकर एक और बड़े शाहाना अंदाज में सजे हुए कमरे में पहुंच गए। यहाँ एक खूबसूरत ऊंची नशिस्त की कुर्सी पर बूढ़ा बादशाह बैठा हुआ था, जबकि उसके दाएं हाथ पर एक और खूबसूरत कुर्सी पर शहजादी महजबीन भी मौजूद थी। उसने चेहरे के आधे हिस्से पर हल्के सुनहरे रंग का नकाब डाला हुआ था, लेकिन इस नकाब की वजह से उसका चेहरा और ज्यादा खूबसूरत हो गया था। दूसरी तरफ एक और बूढ़ा बैठा हुआ था जो अपने लिबास की वजह से वजीर आजम लग रहा था। शहजादा आसिफ और वजीरजादा असद के लिए सामने दो खूबसूरत कुर्सियां रखी गई थीं। शहजादा आसिफ और वजीरजादा असद ने सलाम किया तो बादशाह सलामत ने सलाम का जवाब देते हुए उन्हें कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। हम बादशाह सलामत की खिदमत में चूंकि पहली बार हाजिरी दे रहे हैं, इसलिए अपने मुल्क के रिवाज के मुताबिक हम बादशाह सलामत और शहजादी साहिबा की खिदमत में हकीर सा नजराना पेश करना चाहते हैं। शहजादा आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, इजाजत है। बादशाह सलामत ने मुस्कुराते हुए कहा और शहजादा आसिफ ने जेब से सुनहरी रंग की एक मखमली डिबिया निकाली और फिर उसे खोलकर उसने बड़े अदब से ये डिबिया बादशाह सलामत के सामने कर दी। डिबिया के अंदर एक खूबसूरत और नायाब हीरा चमक रहा था। ओह बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छा और कीमती तोहफा है, बहुत बहुत शुक्रिया। बादशाह ने डिबिया लेते हुए मुसरत भरे लहजे में कहा। वाकई हीरा बेहद कीमती और नायाब था। बादशाह उसे पाकर वाकई खुश हुआ था। यह हकीर सा तोहफा शहजादी हजूर की खिदमत में हमारी तरफ से पेश कर दीजिए, क्योंकि हमें बताया गया है कि शहजादी हजूर मर्दों से नफरत करती हैं, इसलिए हम बराह रास्त उनकी खिदमत में कोई चीज़ पेश करते हुए कतरा रहे हैं कि कहीं शहजादी साहिबा नाराज ना हो जाएं। शहजादा आसिफ ने जेब से दूसरी डिबिया निकाली जिसका रंग गहरा सुर्ख था और फिर उसे खोलकर उसने ये डिबिया भी बादशाह की तरफ बढ़ा दी। उसमें पहले हीरे से भी ज्यादा खूबसूरत, कीमती और नायाब हीरा था। ओह हमें दिखाइए, ये तो इंतहाई खूबसूरत हीरा है। शहजादी महजबीन ने बेचैन होकर बेख्तियार कहा, क्योंकि उसे खूबसूरत और नायाब हीरों से जुनून की हद तक दिलचस्पी थी। उसके पास कीमती और नायाब हीरों का काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था, लेकिन ये हीरा उन सबसे ज़्यादा कीमती, खूबसूरत और नायाब था। इसलिए शहजादी ना चाहने के बावजूद बोलने पर मजबूर हो गई थी। ये तो हमारी खुशकिस्मती है शहजादी हजूर, शहजादा आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा और बड़े अदब से डिबिया शहजादी की तरफ बढ़ा दी। बादशाह और वजीर आजम भी हैरान रह गए कि कहाँ तो शहजादी किसी मर्द को देखने तक की रवादार न थी और कहाँ वो एक मर्द से तोहफा भी कबूल कर रही थी। लेकिन दोनों के चेहरों पर बहरहाल मुसरत के आसार उभर आए थे। आप हैं तो ताजिर, लेकिन आपका अंदाज और ये इंतहाई कीमती तोहफा तो आपने ऐसे दिया है कि जैसे आप ताजिर की बजाय कोई शहजादे हों। इस बार वजीर आजम ने कहा और बादशाह भी वजीर आजम की बात सुनकर सर हिलाने लगे और शहजादी भी मुस्कुराकर शहजादा आसिफ को देखने लगी। हम इस वक्त तो ताजिर ही हैं,
शहजादा आसिफ ने गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा, इस वक्त का क्या मतलब, खुलकर बात करो। यकलख्त शहजादी ने ऊंची आवाज में कहा और बादशाह और वजीर आजम एक बार फिर हैरान रह गए कि शहजादी महजबीन एक मर्द से बात भी कर रही थी। गो बात कहने की तो नहीं, लेकिन हम झूठ बोलने के रवादार नहीं हैं, इसलिए सच बात यह है कि हम दरअसल मुल्क मिस्र के शहजादे आसिफ हैं और ये हमारे दोस्त वजीरजादा असद हैं। हम चूंकि सरकारी तौर पर यहाँ नहीं आए, इसलिए हम ताजरों के रूप में आए हैं। शहजादा आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुम शहजादे हो, बहुत खूब, फिर तो हमें बेहद मुसरत हुई है। तुमने शहजादी महजबीन की जान बचाकर हम पर एहसान किया है। अब तुम सराय में रहने की बजाय हमारे पास यहाँ शाही महल में रहोगे। बादशाह ने उठकर शहजादा आसिफ को बाकायदा गले से लगाते हुए कहा और शहजादे ने उनका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद शहजादा आसिफ और वजीरजादा असद दोनों ही शाही महल के मेहमान खाने में पहुंच गए। शहजादा आसिफ तो बेहद खुश था क्योंकि शहजादी ने न सिर्फ उसका तोहफा कबूल कर लिया था बल्कि उससे बात भी की थी और वो उन्हीं खुशकुन ख्यालों में डूबा हुआ बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक उसके कमरे के रोशनदान से सुर्ख रंग का गोला सा निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। गोला बिजली की सी तेजी से शहजादा आसिफ के जिस्म से टकराया और दूसरे लम्हे शहजादा आसिफ का जिस्म अपने बिस्तर से गायब हो चुका था। मलका बेदार बख्त का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। वो इस वक्त अपने महल के खास कमरे में एक खूबसूरत तख्त पर बैठी हुई थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि दरवाजे पर पड़ा हुआ भारी पर्दा हिला और मलका बेदार बख्त का मुशीर खास आरिश, जो पहले उसका सिपह सलार था, अंदर दाखिल हुआ। आओ आरिश, आज हम अपने हाथों से तुम्हारी बोटियां उड़ाएंगे, मलका बेदार बख्त ने इंतहाई गुस्से के आलम में चीखते हुए कहा। गुलाम से क्या गलती हो गई है मलका आलिया, आरिश ने झुककर लरजते हुए लहजे में कहा। उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था। तुम्हारे मशवरे पर मैंने अमल किया, नतीजा देख रहे हो कि 7 रोज के लिए मेरा जादू भी खत्म हो गया और मैं नाकाम और नामुराद होकर वापस आ गई हूँ, मलका बेदार बख्त ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मलका आलिया, ये तो इत्तेफाक था कि मिस्र का शहजादा आसिफ वहाँ से गुजर रहा था और उसने आप पर तलवार का वार किया जिससे आपका जादू खत्म हो गया। इसमें मेरा क्या कसूर है मलका आलिया, आरिश ने कांपते हुए लहजे में कहा। मिस्र का शहजादा आसिफ, ओह, तुम्हें कैसे मालूम हुआ, तुम जादूगर हो? बेदार बख्त ने हैरत भरे अंदाज में चौंक कर पूछा। मैं तो जादू नहीं जानता मलका आलिया, लेकिन जिस वक्त ये सारा वाकया हुआ मैं लाटोश बाबा के पास बैठा हुआ था और आपको मालूम तो है कि लाटोश बाबा के जादू के गोले में सारी दुनिया के वाकयात नजर आते रहते हैं। आरिश ने मुद्दबाना लहजे में जवाब दिया। ओह, लाटोश बाबा का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था, और वो मिस्र का शहजादा था। ओह, मिस्र भी तो रोम जितना बड़ा मुल्क है, अगर रोम की बजाय हम मिस्र फतह कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, मलका बेदार बख्त ने बड़बड़ाते हुए कहा। आपका गुलाम आपकी बात समझ नहीं सका मलका आलिया, आरिश ने हैरान होकर पूछा। अगर वो वाकई मिस्र का शहजादा है तो फिर हम फौरन उस शहजादे से शादी करना चाहते हैं। आखिर हमने शादी तो करनी ही है। पहले हमारा ख्याल था कि हम किसी बड़े जादूगर से शादी करेंगी, लेकिन अब हमने फैसला बदल दिया है। शहजादा आसिफ बेहद हसीन और खूबसूरत मर्द है और फिर मिस्र जैसे बड़े मुल्क का शहजादा भी है। अगर हम उससे शादी कर लें तो हम खुद ब खुद मिस्र की मलका बन सकती हैं। बहुत खूब, ये तजवीज़ अच्छी रहेगी, मलका बेदार बख्त ने खुश होते हुए कहा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है मलका आलिया। शहजादा आसिफ मिस्र के बूढ़े बादशाह का अकलौता बेटा और वली अहद है और पूरी दुनिया के शहजादों में सबसे हसीन है। लेकिन मलका आलिया, लाटोश बाबा ने मुझे बताया है कि शहजादा आसिफ मिस्र से रोम आया भी इसीलिए है कि वो रोम के शहजादी महजबीन के दिल से मर्दों के लिए नफरत निकाल कर उससे शादी कर सके। और जब से उसने शहजादी महजबीन को देखा है उसका ये फैसला और ज्यादा पुख्ता हो गया है। इधर शहजादी महजबीन के दिल में भी शहजादा आसिफ के लिए पसंदीदगी के जज्बात पैदा हो गए हैं, आरिश ने जवाब दिया। ओह, अगर ऐसा है तो मैं उस महजबीन की बोटियां उड़ा दूंगी। बस मैंने फैसला कर लिया है कि शहजादा आसिफ के साथ मेरी ही शादी होगी। तुम ऐसा करो, लाटोश बाबा को बुला लाओ ताकि वो मुझे मशवरा दे कि मैं कैसे शहजादा आसिफ के साथ शादी कर सकती हूँ।
ملکہ بیدار بخت نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور عارش سلام کر کے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ تو شہزادہ آصف کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کی شادی ملکہ بیدار بخت سے ہو جائے۔ وہ اس چڑیل شہزادی مہاجبین سے کیوں شادی کرے گا؟ ملکہ بیدار بخت نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد عارش دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک مکروہ شکل والا بوڑھا بھی تھا جس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار پڑا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لمبا سا چوکا پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور پھٹی ہوئی تھیں جبکہ سر پر موجود سفید بال سرکنڈوں کی طرح سیدھے کھڑے تھے۔ یہ لاٹوش بابا تھا جو کسی زمانے میں بہت بڑا جادوگر تھا اور جس نے جادو کے فخر میں ایک بار جادو دیوتا سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں جادو دیوتا نے اسے پھٹکار دیا اور نہ صرف اس کی شکل مکروہ ہو گئی بلکہ اس کا جادو بھی ختم ہو گیا۔ پھر کئی سالوں تک وہ جادو دیوتا سے معافیا مانگتا رہا اور عاجزی سے گڑ گڑاتا رہا۔ تب جادو دیوتا نے اس پر رحم کھا کر اسے تھوڑا سا جادو دوبارہ بخش دیا، لیکن ساتھ ہی اس پر پابندی لگا دی کہ وہ اب جادو نگری میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ وہ ملکہ بیدار بخت کے پاس آ گیا اور تب سے یہیں رہنے لگا تھا۔ ملکہ بیدار بخت لاٹوش بابا کی دور سے رشتہ دار لگتی تھی، اس لیے ملکہ بیدار بخت نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور وہ اکثر اس سے اہم معاملات میں مشورے بھی لیتی رہتی تھی۔ آؤ لاٹوش بابا، ادھر میرے پاس بیٹھو، ملکہ بیدار بخت نے کہا اور لاٹوش سلام کر کے تخت کے ساتھ ایک کرسی پر جبکہ عارش تخت کے سامنے قالین پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ حکم ملکہ عالیہ، لاٹوش بابا نے سر جھکاتے ہوئے کہا اور ملکہ بیدار بخت نے اسے ساری بات بتا دی اور اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ بالکل درست فیصلہ کیا ہے ملکہ عالیہ نے۔ شہزادہ آصف واقعی خوبصورت جوان ہے اور ہماری ملکہ عالیہ کے لیے بالکل مناسب شوہر ثابت ہوگا، لیکن میرے لیے کیا حکم ہے؟ لاٹوش بابا نے جواب دیا۔ مجھے عارش نے بتایا ہے کہ شہزادہ آصف اس شہزادی مہاجبین سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میرا جادو بھی 7 دنوں کے لیے ختم ہو چکا ہے، ورنہ میں خود ان دونوں کو سیدھا کر لیتی۔ اس لیے اب تم ایسا کرو کہ ان دونوں کو اپنے جادو کے زور سے یہاں منگوا لو تاکہ میں اس چڑیل شہزادی کا خاتمہ کر دوں اور شہزادہ آصف سے شادی کر لوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر 7 دن گزر گئے تو ہو سکتا ہے وہ دونوں شادی کر لیں، اور تم جانتے ہو کہ کوئی جادوگرنی کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو۔ ملکہ بیدار بخت نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں ملکہ عالیہ، لیکن ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ شہزادہ آصف کو آپ مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ ضرور آپ سے شادی کرے۔ ہاں، اگر وہ خود چاہے تب شادی ہو سکتی ہے، ورنہ جادو دیوتا آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور شہزادہ آصف چونکہ اسی شہزادی مہاجبین سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، اس لیے وہ آپ سے شادی کرنے پر رضامند نہ ہوگا۔ لاٹوش بابا نے جواب دیا۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اگر وہ رضامند نہ ہوگا تو میں جادو کے زور سے اسے شادی پر مجبور کر دوں گی، لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ میں زبردستی شادی نہیں کر سکتی، ملکہ بیدار بخت نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے ملکہ عالیہ کہ شہزادہ آصف خود شادی پر تیار ہو جائے۔ آپ ایسا کریں کہ شہزادہ آصف کو باندھ دیں اور پھر اس کے سامنے اس شہزادی مہاجبین کو کوڑوں سے پیٹیں، اس پر بے پناہ ظلم کریں، اتنا کہ شہزادہ آصف اسے بچانے کے لیے خود ہی آپ سے شادی پر رضامند ہو جائے۔ ایک بار وہ رضامند ہو گیا تو پھر آپ بعد میں زبردستی بھی اس سے شادی کر سکیں گی۔ لاٹوش بابا نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ ٹھیک مشورہ ہے۔ میں ان دونوں کو قید کر کے اس چڑیل شہزادی مہاجبین پر اتنا ظلم کروں گی کہ شہزادہ آصف خود ہی چیخ چیخ کر مجھ سے شادی کا اعلان کر دے گا۔ ملکہ بیدار بخت نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے کمرے میں جا کر جادو شروع کرتا ہوں۔ چونکہ روم یہاں سے کافی دور ہے، اس لیے مجھے کچھ دیر بیٹھ کر جادو کرنا پڑے گا۔ بہرحال انہیں یہاں کہاں رکھنا ہے وہ مجھے بتا دیں، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ لاٹوش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم اسے نیچے والے تہہ خانے میں پہنچا دو، وہاں پر ظلم کرنے کی ہر چیز موجود ہے، ملکہ بیدار بخت نے کہا، اور لاٹوش سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔
शहजादा आसिफ की आंखें खुली तो वो हैरत से इधर उधर देखने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था। वो तो शाही महल के मेहमान खाने में बिस्तर पर लेटा हुआ था और रोशनदान से कोई सुर्ख गोला उससे आकर टकराया था, लेकिन अब वो एक खौफनाक कमरे में रस्सियों से बंधा हुआ एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। और उसके साथ ही वो ये देखकर भी हैरान रह गया कि सामने एक सतून के साथ शहजादी महजबीन भी रस्सियों से बंधी हुई खड़ी नजर आ रही थी। शहजादी महजबीन की आंखें बंद थीं और यूं लगता था जैसे वो बेहोश हो। कमरे की दीवारों के साथ बड़े बड़े खौफनाक भाले और नेज़े लटके हुए थे। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? शहजादा आसिफ ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन जाहिर है वहाँ कोई उसकी बात का जवाब देने वाला ना था। शहजादा आसिफ ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां इस तरह बंधी हुई थीं कि वो हरकत भी ना कर सकता था। उसी लम्हे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और शहजादा आसिफ ने चौंक कर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजे में से वो दियोनी नुमा औरत अंदर दाखिल हो रही थी, जिस परगार में शहजादा आसिफ ने तलवार का वार किया था। उसके हाथ में एक खौफनाक कोड़ा था और उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट रेंग रही थी। उसके पीछे एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी था, जिसका सर गंजा था और उसने लंबा सा चोगा पहना हुआ था। इस चुड़ैल को होश में ले आओ आरिश, ताकि मैं उससे पूछूं कि उसने मलका बेदार बख्त के होने वाले शोहर से शादी का सोचा भी क्यों? उसने ये जुर्रत क्यों की? इस दियोनी नुमा औरत ने चिंघाड़ते हुए लहजे में कहा और वो गंजा तेज तेज कदम उठाता शहजादी महजबीन की तरफ बढ़ गया और उसने जाते ही शहजादी के चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। खबरदार, कौन हो तुम और क्यों मार रहे हो शहजादी को? शहजादा आसिफ ने गुस्से से चीखते हुए कहा। तुम खामोश रहो शहजादा आसिफ, मैं उस चुड़ैल को इस कोड़े से अभी तुम्हारी आंखों के सामने बोटियां उड़ा दूंगी। इस दियोनी नुमा औरत ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में शहजादा आसिफ से मुखातिब होकर कहा, लेकिन तुम हो कौन और हमें यहाँ कौन लाया है? शहजादा आसिफ ने हैरान होकर पूछा। मेरा नाम मलका बेदार बख्त है और मैं बख्त नगर की मलका हूँ। और सुनो, मैंने पहले सोचा था कि इस चुड़ैल शहजादी की रूह को कब्जे में करके इसकी जगह लेकर मुल्क रोम पर कब्जा करूंगी, और मैं इसलिए इस चुड़ैल के बाल पकड़कर उसकी रूह को कब्जे में कर रही थी कि तुम वहां गार में पहुंच गए और तुमने मुझ पर तलवार का वार करके मेरा मंसूबा ही खत्म कर दिया और साथ ही 7 दिनों के लिए मेरे जादू का भी खात्मा कर दिया। लेकिन तुम मुझे पसंद आ गए थे, इसलिए मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अब मैं तुमसे शादी करके मुल्क मिस्र की मलका बनूंगी। मलका बेदार बख्त ने चीखते हुए कहा। इस दौरान शहजादी महजबीन भी होश में आ गई थी और फटी फटी आंखों से ये सारा मंजर भी देख रही थी और मलका बेदार बख्त की बातें भी सुन रही थी। लेकिन मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं तुम जैसी बदसूरत और मकरूह शक्ल की जादूगरनी से शादी करूं। मैंने अगर शादी की तो शहजादी महजबीन से करूंगा, ये मेरा फैसला है। शहजादा आसिफ ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। लेकिन ये चुड़ैल शहजादी तो मर्दों से नफरत करती है। मलका बेदार बख्त ने कहा। मैं इसके दिल से मर्दों की नफरत निकाल दूंगा। शहजादा आसिफ ने कहा। जब तक तुम नफरत निकालोगे मैं इसकी रूह ही इसके जिस्म से निकाल दूंगी। मलका बेदार बख्त ने गुस्से से कोड़े को हवा में चटखाते हुए गुस्सीले लहजे में कहा और शहजादी की तरफ बढ़ी, जो अब इंतहाई खौफजदा नजर आ रही थी। गो शहजादी बेहद बहादुर थी, लेकिन फिर भी वो औरत थी और ये माहौल ऐसा था कि औरत तो औरत अच्छे अच्छे बहादुरों पर खौफ सवार हो जाता था। ठहरो, खबरदार, अगर तुमने शहजादी पर कोई जुल्म किया मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगा। मर्द औरतों के मुहाफिज होते हैं, इसलिए मुहाफिज की मौजूदगी में औरत पर जुल्म नहीं हो सकता। शहजादा आसिफ ने चीखते हुए कहा। फिर एक सूरत है कि तुम मेरे साथ शादी के लिए रजामंदी का ऐलान कर दो, वरना मैं इस कोड़े से इस चुड़ैल की बोटियां उड़ा दूंगी। मलका ने कहा और इसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से कोड़ा घुमाया और कमरा शहजादी महजबीन की चीखों से गूंज उठा। कोड़ा उसके जिस्म पर पड़ा था और वहां जख्म आ गया था। ठहरो, रुक जाओ, ये कोई तरीका नहीं है किसी से शादी करने का। रुक जाओ, शहजादा आसिफ ने गुस्से से चीखते हुए कहा। तुम्हें रजामंद होना पड़ेगा।
तुम बंधे हुए हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो इस चुड़ैल की बोटियां उड़ा दूंगी। मलका बेदार बख्त ने शैतानी अंदाज में हंसते हुए कहा, अगर मैं रजामंद हो जाऊं तो क्या तुम शहजादी महजबीन को छोड़ दोगी? शहजादा आसिफ ने कहा, नहीं, मैं इस चुड़ैल को जिंदा तो किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं इसे आसान मौत मार दूं। मलका बेदार बख्त ने जवाब देते हुए कहा, तुम पागल हो, अहमक हो। सुनो, अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो फिर उसका एक तरीका है। शहजादा आसिफ ने कहा, वो कौन सा तरीका है? मलका बेदार बख्त ने चौंक कर पूछा। तुम अपना कोई बहादुर से बहादुर आदमी बुलवा लो। अगर वो मुझे लड़ाई में शिकस्त दे दे तो मैं तुमसे शादी पर तैयार हो जाऊंगा। शहजादा आसिफ ने कहा, मलका, मुझे हुक्म दीजिए इस अहमक शहजादे से मुकाबले का। मैं आपकी फौज का सिपा सालार हूँ, एक लम्हे में इसे शिकस्त दे दूंगा। साथ खड़े उस लंबे चोगे वाले ने फौरन ही अपनी खिदमात पेश करते हुए कहा, लेकिन कहीं इस मुकाबले में शहजादा आसिफ हलाक ना हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम बेहद बहादुर हो। आज तक दुनिया का कोई आदमी तुम्हें शिकस्त नहीं दे सका। मलका बेदार बख्त ने तशवीश भरे लहजे में कहा, मैं कोशिश करूंगा मलका आलिया कि इस अहमक शहजादे को कोई ज़रब ना आए, लेकिन आप जानती तो हैं मुकाबला तो मुकाबला होता है। और मलका आलिया, मलका हमेशा बहादुरों से ही शादी करती है, इसी में उनका वकार और इज्जत होती है। लंबे चोगे वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और मलका बेदार बख्त उसकी बात सुनकर चौंक पड़ी। ओ हाँ, तुमने मुझे याद दिला दिया। वाकई जादू देवता ने भी मुझे कहा था, अगर मैंने किसी बुज़दिल से शादी की तो मेरा जादू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और देखो आरिश, तुम भी बुरे नहीं हो। अगर इस शहजादे जितने खूबसूरत नहीं हो तो इससे बदसूरत भी नहीं हो। ठीक है, फैसला हो गया। अगर शहजादा तुम्हें शिकस्त दे तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मलका बेदार बख्त ने कहा। और आरिश मुसर्रत की ज्यादती से उछल पड़ा। ओह, अब तो मैं इस शहजादे की गर्दन पलक झपकने में उड़ा दूंगा। मैं आरिश हूँ, सिपा सलारे आजम। आरिश ने खुशी से नाचते हुए कहा, हाँ, मुझे बुज़दिलों से नफरत है। अगर ये शिकस्त खा जाए तो मेरी तरफ से इजाज़त है कि इसकी गर्दन उड़ा दो, और यही बात मैं शहजादे से भी कहूँगी। मलका बेदार बख्त ने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। शहजादा आसिफ ने सर हिलाते हुए कहा, तो जाओ, जाकर सिपर सालार वाला लिबास भी पहनाओ, तलवार भी ले आओ, और एक तलवार शहजादे आसिफ के लिए भी ले आना, मलका बेदार बख्त ने कहा। और आरिश सर हिलाता हुआ मुड़ा और फिर दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आरिश दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर है। तुमने अपनी मौत को खुद आवाज दे दी है, अहमक शहजादे। आरिश के जाते ही मलका बेदार बख्त ने शहजादा आसिफ से मुखातिब होकर कहा, ये तो जब मुकाबला होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे उस सिपा सालार को शिकस्त दे दी तो फिर? शहजादा आसिफ ने कहा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तुम आरिश को जानते ही नहीं हो। बहरहाल मैं चूंकि मलका हूँ, इसलिए मेरा वादा, अगर तुम आरिश को शिकस्त दे दो तो जो कहोगे मैं मान लूंगी। मलका बेदार बख्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शहजादा आसिफ, तुम इस मलका से शादी कर लो। हो सकता है तुम हार जाओ और मैं तुम्हारी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी लम्हे पहली बार सतून से बंधी हुई शहजादी महजबीन ने बोलते हुए कहा, लेकिन तुम तो मर्दों से नफरत करती हो, फिर तुम्हें क्या, कोई मरे कोई जिए। मलका बेदार बख्त ने बड़े तंजिया लहजे में कहा, हाँ, वाकई मैं मर्दों से नफरत करती थी। मेरा ख्याल था मर्द जालिम होते हैं, वहशी होते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत था। मर्द तो औरतों के मुहाफिज होते हैं। इसलिए जब से शहजादा आसिफ ने मुझे गार में तुम्हारे हाथों से बचाया है, मेरे दिल से मर्दों के लिए नफरत खत्म हो गई है, और अब तो मेरे दिल में मर्दों के लिए नफरत की बजाय इज्जत पैदा हो गई है, क्योंकि शहजादा आसिफ मुझे सिर्फ जुल्म से बचाने के लिए तुम्हारे आदमियों से लड़ने और तुम जैसी बदसूरत और दियोनी नुमा औरत से शादी के लिए भी तैयार हो गया है। शहजादी महजबीन ने जवाब दिया, और शहजादा आसिफ का चेहरा मुसरत से खिल उठा। थोड़ी देर बाद आरिश वहां पहुंचा, जिसने सिपाहियों जैसा लिबास पहन रखा था। उसकी कमर के दोनों पहलुओं से 2 भारी तलवारें लटक रही थी। उसने एक तलवार खींची और फिर उस तलवार से उसने बड़ी महारत से
شہزادے آصف کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیاں کاٹ دیں اور شہزادہ آصف اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ لو، پکڑو تلوار اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عارش نے فاتحانہ انداز میں کہکہا لگاتے ہوئے کہا اور وہی تلوار شہزادہ آصف کی طرف اچھال دی۔ شہزادہ آصف نے جیسے ہی تلوار پکڑی، عارش نے دوسری تلوار نیام سے نکالی اور پھر بجلی کی سی تیزی سے شہزادہ آصف پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ آصف نے بڑی مہارت سے اس کا وار بچایا، لیکن عارش تو پاگل ہو رہا تھا۔ ویسے وہ واقعی بے حد بہادر بھی تھا اور تلوار چلانے کے فن میں بے حد ماہر بھی، لیکن شہزادہ آصف بھی کم نہ تھا۔ اس نے بھی بڑے بڑے استادوں سے تلوار چلانے کا فن سیکھا تھا اور مصر کے بڑے بڑے استاد اس کی مہارت کے قائل تھے۔ اس لیے کمرے میں دونوں کا انتہائی زوردار اور خوفناک مقابلہ شروع ہو گیا۔ تلواروں کے ٹکرانے کی آوازوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ شہزادہ آصف بڑی مہارت سے اپنے آپ کو بچا بھی رہا تھا اور حملے بھی کر رہا تھا۔ شہزادی مہاجبین خود بھی تلوار چلانے میں ماہر تھی، لیکن وہ شہزادہ آصف کی مہارت دیکھ کر دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی۔ واہ، اب مزہ آئے گا، تم دونوں ہی بہادر ہو اور جو دوسرے کو شکست دے گا وہ بڑا بہادر ہوگا، اور ملکہ بیدار بخت کی شادی بڑے بہادر سے ہوگی۔ ملکہ بیدار بخت نے خوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے شہزادہ آصف کا داؤ چل گیا اور اس کی تلوار بجلی کی سی تیزی سے گھومی۔ عارش نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بے حد کوشش کی، لیکن شہزادہ آصف نے اتنی مہارت سے وار کیا تھا کہ عارش کی ساری مہارت اور بہادری دھری کی دھری رہ گئی اور اس کی گردن شہزادے آصف کی تلوار سے کٹ کر دور جا گری اور چند لمحے فرش پر گر کر مینڈک کی طرح پھدکتی رہی، پھر ساکت ہو گئی، جبکہ اس کا جسم دھڑام سے فرش پر آ رہا۔ اوہ، تم نے مار دیا عارش کو، تم واقعی بڑے بہادر ہو، اب تم میرے ساتھ شادی کا اعلان کرو، ملکہ بیدار بخت نے کہا۔ میں نے یہ مقابلہ اس لیے کیا تھا تاکہ میرے ہاتھ میں تلوار آ جائے اور میری رسیاں کھل جائیں، اور میری ترکیب کامیاب رہی۔ تم نے شہزادی مہاجبین کو کوڑا مارا ہے، میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا، شہزادے نے غصے سے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی تلوار چلی اور جادوگر ملکہ کی گردن عارش کی طرح ہی کٹ کر دور جا گری۔ چونکہ 7 دنوں کے لیے اس کا جادو ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو جادو کی مدد سے بھی نہ بچا سکی، اور جیسے ہی اس دیونی نما عورت کی گردن کٹی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو شہزادہ آصف نے دیکھا کہ وہاں دور دور تک بنجر اور چٹیل میدان تھا۔ وہ محل اور اس کا کمرہ سب غائب ہو چکے تھے اور وہ شہزادی مہاجمین کے ساتھ وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ ملکہ نے یہ محل چونکہ جادو کی مدد سے تیار کیا تھا، اس لیے محل اور اس میں موجود تمام لوگ غائب ہو گئے۔ اس کی فوج چونکہ وہاں سے دور رہتی تھی، اس لیے وہ بھی وہاں نہ آ سکی۔ آئیے شہزادی صاحبہ، اب ہم واپس چلیں، میں نے آپ کے دشمن سے انتقام لے لیا ہے، شہزادہ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شہزادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر شہزادہ آصف کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر خود ہی شرما کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ اس طرح شہزادی نے اس کے ساتھ شادی کی رضامندی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ بے حد خوش ہوا اور پھر وہ شہزادی کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا، اور 2 روز تک چلنے کے بعد وہ روم پہنچ گئے۔ جب بادشاہ روم کو ساری بات کا علم ہوا تو وہ بھی شہزادہ آصف کی بہادری پر بے حد خوش ہوا، اور اس کے ساتھ ہی شہزادہ آصف اور شہزادی مہاجبین کی شادی کا اعلان کر دیا گیا، اور ملک روم کی ساری رعایا اس شادی پر بے حد خوش ہوئی۔ شادی کے بعد بادشاہ نے اپنا تخت اور تاج شہزادہ آصف کے حوالے کر دیا۔ اس طرح شہزادہ آصف ملک روم اور ملک مصر دونوں کا بادشاہ بن گیا، اور وہ دونوں خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔